सर्कुलर है और इस सर्कुलर को पढ़ेंगे तो काफी जानकारी प्राप्त होगी। ये जो सर्कुलर इशू हुआ, इसमें सबसे पहले डिस्कशन किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, जिसमें कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में जो डिसीजन हुआ उन्होंने उसके लिए एक बहुत मतलब आपको ट्रांस1 के लेकर मैं क्या कहूँ, मैं तो ऑलरेडी ट्रांस1 को लेकर हाई कोर्ट भी जा चुका हूँ और वहीं से मुझे रिलीफ मिल गया था, बट पोर्टल ओपन नहीं किया उन्होंने 4 इयर्स। 2018 के फेब में ही हम ऑर्डर ले आए थे अपने फेवर में, मगर स्टिल जो है भाग गया जी, संजय की खटखट की वजह से भाग गया। पोर्टल जो है अभी ओपन किया गया है, तो पोर्टल जब आप ओपन किया गया तो इसके साथ साथ बहुत सारी क्रिटिकलिटीज भी आप देखने को मिलेंगी। ट्रांस1 ट्रांस2 फॉर्म स्टेट के वैट ट्रांजिशन को लेकर तो सिंपल है, मगर उसमें भी कुछ चेक पॉइंट्स की आवश्यकता है। मैं आपको टिप्स पर दूंगा, इस पे एक डिटेल डिस्कशन बहुत जरूरी था और हुआ भी होगा जरूर पहले, मगर फिर भी मैं एक क्रैश कोर्स के रूप में आपको दूंगा ताकि आप उसको जरूर अपना चेक कर लें उन पॉइंट्स को और अपना ट्रांस1 फाइल कर दें। तो जो सर्कुलर नंबर 180/12/2022 में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्होंने जीएसटीएन को ये कहा कि भाई आप सभी के लिए खोल दीजिए इस फॉर्म को रिवाइज करने का। तो ये फॉर्म दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। जिन्होंने पहले भर दिया, उन्हें लगता है कि किसी वजह से कोई ट्रांस क्रेडिट रह गया, दे कैन स्टिल फाइल, मगर मेरी इसमें ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ उतने ही पार्ट का फाइल करना है या पिछले पार्ट का भी फाइल करना है। तो एक जो जनरल सिनेरियो रिवाइज रिटर्न में होता है वो ये होता है कि आप पिछला भी इनकर्ड करके मतलब ओवरऑल अपना फॉर्म भरेंगे, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट जितना आपका छूट गया। इसीलिए आप जो भी ट्रांस1 ट्रांस2 भरें वो फुल भरें, पिछला और अभी जो छूट गया उसको इंक्लूड करके टोटल भरें। ऑफिसर हैव पावर टू अलाउ और डिसअलाउ द पार्ट ऑफ अ ट्रांस1 और फुल्ली अलाउ द पार्ट ऑफ अ ट्रांस1 और ट्रांस2। ऑफिसर को इस तरीके की पावर्स हैं। तो सबसे पहले ट्रांस1 और ट्रांस2 पोर्टल पर अवेलेबल है। आपका 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 4 दिन आपके रह गए हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें एक डिक्लेरेशन साथ में फाइल होना है, दैट इज एनेक्सर ए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सर्कुलर के एंड में वो डिक्लेरेशन दे रखा है, जो डिक्लेरेशन अभी हम उसे जिक्र करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले उन्होंने कहा, नो क्लेम ऑफ ट्रांजिशनल क्रेडिट शैल बी फाइल्ड इन टेबल 5B एंड 5C ऑफ ट्रांस1। मतलब नो क्लेम ऑफ ट्रांजिशनल क्रेडिट shall be filed in 5B and 5C of trans1 in respect of C form, F form, H form, I form। मतलब जो वैट से रिलेटेड जो फॉर्म्स थे उनसे रिलेटेड आप 5B 5C में कोई भी ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं करेंगे जिनके फॉर्म्स आपको सबमिट हुए हैं 27/12/2017 के बाद। तो इसको लेकर क्या क्लैरिटी थी कि पहले का जो ट्रांस1 था उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई सी फॉर्म आपको अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो सी फॉर्म या एच फॉर्म या आई फॉर्म का आप एलिजिबल टैक्स एज पर द वैट आप उतना टैक्स रोककर रिमेनिंग टैक्स आप फॉरवर्ड कर देंगे। असेसिंग अथॉरिटी उसको एनालाइज करेगी। इफ इट इज फाइंड ओके इन योर असेसमेंट देन इट विल बी रिफंडेड। फॉर्म 52 आपको उसी तरीके से भरना था। अब तो खैर काफी असेसमेंट निकल चुका, बहुत कम असेसमेंट है जो रह गया है। ये बहुत डीपली कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो ध्यान देने के लिए हैं कि आपके लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। आपके फॉर्म 24 में कैरी फॉरवर्ड आईटीसी लिखी होनी चाहिए थी। आपके फॉर्म 52 में कैरी फॉरवर्ड आईटीसी लिखी होनी चाहिए थी। मीन्स फॉर्म 24 मीन्स मंथली रिटर्न्स और क्वार्टरली रिटर्न्स। फॉर्म 52 मीन्स एनुअल रिटर्न्स। हमारे यहाँ यूपी में उसे फॉर्म 52 को एनुअल रिटर्न बोला जाता है और फॉर्म 24 को मंथली रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न एज पर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द टर्नओवर ऑफ द एसएससी। तो वहां पर वो लिखा होना चाहिए था। अब इसमें एक मल्टीपल सिनेरियो लिख के आता है, इसमें छोटा सा डिस्कशन है, 2 मिनट का मैं कर देता हूं।
आपको ये ध्यान रखना था कि जो 24 में कैरी फॉरवर्ड था उतना ही पैसा आप ट्रांजिशनल क्रेडिट में ले जा पाएंगे। अगर आपकी कोई लायबिलिटी बन रही थी, आपने पीछे पे आउट कर दी, आपके फॉर्म 24 में स्टिल वो अमाउंट लिखा हुआ है, फॉर्म 52 में लिखा हुआ है, उसमें से अमाउंट घट बढ़ रहा है, तो उसका इम्प्लीकेशन आपके ट्रांस 1 फॉर्म पे भी आएगा। इंपॉर्टेंट है फॉर्म 24, फॉर्म 52 और आपके ऑर्डर में भी वो उस चीज का उल्लेख होना चाहिए असेसमेंट ऑर्डर में। अगर नहीं है तो आप सेक्शन 31 के तहत अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाइए रेक्टिफिकेशन की, एंड यू शुड रेक्टिफाई, देन ओनली यू कैन क्लेम। उसको आप कर सकते हैं, अभी अपना क्लेम के थ्रू ट्रांस 2 भर दीजिए। अगर 3 ईयर आपके एलिजिबल उसके बने हुए हैं तो आप कर सकते हैं। ये आप ट्रांस 1 ट्रांस 2 अभी इसमें मोटा मोटा जिक्र करके चल रहे हैं। अभी ट्रांस 1 ट्रांस 2 आप जब भी फाइल कर देंगे उसके 7 डेज के अंदर आपको जुरिडिक्शनल ऑफिसर को उसकी कॉपी सबमिट करनी है, सेल्फ सर्टिफाइड, विद इन 7 डेज इट शुड बी कंप्लाइड। आप उनसे रिसीविंग लीजिए, वो कॉपी उन्हें जमा करा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली क्या है, ट्रांस 1 फॉर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। ट्रांस 1 फॉर्म एक मल्टीपल डायमेंशनल फॉर्म है, और ट्रांस 2 भी एक फॉर्म है जो ट्रांस 1 में डाटा फिल करने पर ही ट्रांस 2 फॉर्म खुलेगा। ये नहीं कर सकते आपके ट्रांस 2 फॉर्म सीधे सीधे खोल दें आप। तो ट्रांस 2 और ट्रांस 1 को आप इन जिस्ट अगर समझना चाहेंगे तो एक और सर्कुलर अभी गवर्नमेंट ने इशू किया 10 नवंबर को, सर्कुलर नंबर 182। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, इसको जरूर पढ़ लें। अभी मेरे पास इस तरीके की क्वेरीज आ रही हैं कि जिसमें मतलब अभी उनको ये बेसिक सर्कुलर्स में भी जो डिस्कशन हो रहे हैं उनको वो अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और ट्रांस 1 ट्रांस 2 फॉर्म उन्होंने फाइल कर दिया। इसमें आप आगे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने टेबल्स को लेकर क्लैरिफिकेशन किया है कि टेबल नंबर 5 क्या कह रही है ट्रांस 1 फॉर्म की, टेबल 6 क्या कह रही है ट्रांस 1 फॉर्म की, उसमें कौन से डाटा इसको भरा जाएगा, कॉलम 6 क्या कह रहा है, एंट्री 7A क्या कह रही है। ये एक बहुत डिटेल डिस्कशन है। और इसमें जो क्रिटिकल पार्ट मैंने फिर कह रहा हूं आपसे, सीजीएसटी के डीम्ड क्रेडिट को क्लेम करने वाला है। जिसके पास इनवॉइसेस नहीं है वो सीजीएसटी के क्रेडिट को क्लेम करना चाहता है ताकि उसके पर डबल टैक्सेशन ना हो। ड्यूटी पेड इनवॉइसेस नहीं है, उस पर भी ध्यान देना है। तो ट्रांस 1 फॉर्म इज नॉट अ सिंपल फॉर्म, इट इज अ हाईली टेक्निकल एंड हाईली स्किल्ड फॉर्म विच प्रोफेशनल्स हैज टू बी फाइल्ड विद अटमोस्ट केयर। मतलब बहुत ध्यान दे के भरना है ताकि उनका कोई भी क्रेडिट लैप्स ना हो। इट शुड बी इन अंडर गाइडेंस ऑफ proper consulting advocate, because the advocate majorly understand and try to convey the law. अपने कंसल्टेंट से प्रॉपरली उसे समझने की कोशिश करें। जो भी आपके एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, उन सब की गाइडेंस लें प्रॉपरली, और उस पर क्रॉस क्वेश्चन जरूर करें कि अगर हम ये भर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है। उससे वो आपको क्लैरिफाई करेंगे एंड इट शुड बी क्लियर, और हम लोग इसमें बेटर हैं। तो अब आपको मैंने बता दिया वैट के क्रेडिट में आपको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, सेंट्रल एक्साइज के क्रेडिट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर ड्यूटी पेड इनवॉइसेस हैं तो आप ड्यूटी पेड इनवॉइसेस का आपको क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेना होगा फ्रॉम द सप्लायर। वो आपको कब लेना था, विद इन 45 डेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। 1/7/2017 से 45 दिन के अंदर आपको क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेना था, जो हमें मिला ही नहीं, हम ले ही नहीं पाए वो लैब्स। इस ट्रांस 1 को खोलने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, मगर इसमें जो कंडीशंस हैं वो वेरी वेरी क्रिटिकल हैं। मतलब उन्हें फुलफिल कर पाना इतना इजी नहीं है 5 इयर्स के बाद। 15 दिन के अंदर आपको इसके लिए आप ये देखिए, जो मैंने आपको पहला नोटिफिकेशन दिखाया उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको जो नोटिफिकेशन नंबर, 1 मिनट में खोलता हूँ, इसमें एक नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है, जस्ट अ मिनट। फिर वापस लौटता हूं मैं 180 नोटिफिकेशन वो सर्कुलर नंबर। इसमें आप देखिए ये एक नोटिफिकेशन का जिक्र है
ये है नोटिफिकेशन नंबर 21/2017 सेंट्रल एक्साइज एंटी डेटेड 30/6/2017, मतलब 21/2017 सेंट्रल एक्साइज का ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि आपको क्या क्या कंप्लाई करना था अगर आप ट्रांजिशनल क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो 45 दिन के अंदर आपको क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेना था, हर इनवॉइस पे आपको क्रेडिट को पास ऑन करना था, हर मंथ के एंड में आपको अपना क्लोजिंग स्टॉक देना था कि मैंने इतना माल इसमें से बेच दिया, इतना क्रेडिट मैंने पास ऑन कर दिया। सबसे पहली भ्रांति आपको अपने माइंड से क्लियर करनी होगी कि वैट को छोड़कर सेंट्रल एक्साइज का जो भी क्रेडिट है या वैट का भी जो क्रेडिट है वो आपको ऑलमोस्ट आगे पास ऑन करना है। वैट में कॉन्सेप्ट ये था कि हम इनडायरेक्ट टैक्स पेयर के रूप में उसका पेमेंट कर देते थे, आउटपुट लायबिलिटी में सेट ऑफ कर लेते थे। यहाँ पर भी सेंट्रल एक्साइज का बेनिफिट देने का ऑप्शन यही था कि जब आप कोई कमोडिटी को जीएसटी में सेल कर रहे हैं, देन दे वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। स्टॉक्स पे कॉस्ट को कम होना था, जो डीलर्स की जिम्मेवारी थी कि उनको सीजीएसटी का क्रेडिट पास ऑन करना था अपनी इनवॉइसेस पर। व्हेन दे पास ऑन दे विल मेंशन कि मैंने इसका क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट नंबर इतने से इस क्रेडिट को इस इनवॉइस में इतने रुपए से पास ऑन कर दिया। तो सीजीएसटी का अगर आप कोई क्रेडिट क्लेम करना चाह रहे हैं तो यू शुड बी टेकन केयर कि हमारे पास 45 दिन के अंदर का क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमें दिसंबर तक उस गुड्स को सोल्ड आउट कर देना था, 6 मंथ स्कीम थी। इसमें आप रूल 140 पढ़ेंगे तो वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि क्या होना था। तो ये बहुत ही टेक्निकल और स्किल्ड फॉर्म है। इसमें ट्रांस टू आपका तब खुलेगा जब आप 2 टेबल फाइल करेंगे, 7B एंड 7D ऑफ ट्रांस टू। 7B बात करता है कि आपके पास कोई क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट नहीं है, मींस आप डीम्ड क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं। 60% of central tax applicable where CGST is 9% or more, 40% where CGST is less than 9% can be availed। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट किया। आप इसे देखेंगे, समझेंगे। आपकी अगर कोई बहुत इमीडिएट क्वेरीज हो, अगर हम कुछ उसमें मदद कर पाए तो आप एक बार सेक्शन 140 को जरूर पढ़िए, वो आपको बहुत मदद करेगा। और रूल 1174 ऑफ द सीजीएसटी रूल 117 को भी आप स्पेशली पढ़ें। अगर आपका अभी भी 4 दिन का क्रेडिट बचा हुआ, आप अभी भी क्लेम करना चाहते हैं 30 तारीख तक, अभी भी आपका कोई ट्रांसफॉर्म रह गया है, तो इन पॉइंटों को चेक जरूर करें, तभी आप अपना फॉर्म भरें। क्योंकि अगर आप भर भी देंगे तो आप लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और बिना प्रॉपर उसके डिस्कशन के आप भर भले ही दीजिएगा, मगर उसका क्रेडिट मिलना इतना इजी होगा नहीं। यू शुड आइदर मूव टू हायर कोर्ट्स और अपीलेट अथॉरिटी फॉर बेटर। अगर आपने क्रेडिट पास ऑन आपके सप्लायर ने कर दिया है तो, जो भी आपका रजिस्टर्ड पर्सन है। तो ट्रांजिशनल क्रेडिट सर्विस टैक्स को भी लेकर था, सेंट्रल एक्साइज को भी लेकर था, वैट को भी लेकर था। ये तीनों जगह पर आपको ट्रांजिशनल फॉर्म भरने थे। अगर आप भर सकते हैं, अभी भी ऑप्शन है और पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, भर दीजिए। मगर सब चीजों का ध्यान रखें कि सी फॉर्म वगैरह की एप्लीकेबिलिटी आपको फॉर्म 29, 12, 17 के बाद नहीं मिला होना चाहिए। कंडीशंस वही है, मगर फॉर्म 5 साल बाद भरने के लिए दिया जा रहा है। तो ये बेनिफिट है, बट इट शुड बी इन प्रॉपर लॉ। अगर आपको प्रॉपर लॉ में है तब तो कंसिडरेबल है, वरना भर दीजिएगा तो भी बेनिफिट मिलना नहीं मिलना समय के ऊपर, आपके भरने के ऊपर और समय के ऊपर निर्भर करता है। जो डिक्लेरेशन है वो भी इसी को लेकर है कि आपने पहले क्या फाइल किया था, अब आप क्या फाइल कर रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस क्या थे। नोटिफिकेशन नंबर 21/2017 को जरूर पढ़ें। ये आपको सीबीआईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। कैपिटल गुड्स पे भी आईटीसी कैसे क्लेम करनी थी, क्या करना था। 1/3 आपकी किस्त रह गई थी, क्लेम करना चाहते हैं, किसी वजह से छूट गई। ऑप्शन तो अच्छा है वैट को लेकर। तो अगर आपके प्रॉपरली रिटर्न्स भरे हुए हैं, सब कुछ ओके है, समय से आपने 6 रिटर्न फाइल कर रखे हैं, लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स, तो आपको काफी इसमें बेनिफिट मिल जाएगा।
आप जरूर भर दें 4 दिन में अपना चेकआउट करके। किसी का हैवी क्रेडिट अगर किसी वजह से रह रहा हो तो डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा ठीक से। और CGST में आपको ज्यादा चेक पॉइंट्स हैं, उन पे आपको ध्यान देना है कि भाई हमारा ड्यूटी क्रेडिट इनवॉइसेस हैं कि नहीं, क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली हैं कि नहीं, ये और हमने पास ऑन अपनी इनवॉइसेस पे किया है कि नहीं किया। इट इज अ मेजर रेस्ट्रिक्शन। हमें ये नहीं समझना है कि ट्रांजिशनल क्रेडिट हमारे लिए है। CGST का जितना भी ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो सिर्फ पास ऑन करने के लिए है, वो आगे पास ऑन होगा। वैट का आप ये है कि स्टेट में आपके आके रिटर्न में गिर जाएगा, आपके क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, देन यू शट ऑफ एट योर आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसको लेकर अभी कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, फिर मैं एक छोटा सा और बोलूंगा। ट्रांस 1 ट्रांस 2 को लेकर किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज। किसी को सवाल हो मेरे भाई का पूछ लीजिए। अभी बहुत से लोग जो कह रहे थे ये सब ट्रांस 1 ट्रांस 2 पे होना चाहिए चैप्टर, तो जिनके ट्रांस 1 ट्रांस 2 पे कोई किसी की कोई भी शंका हो या कोई क्वेरी अपना हो, कोई सवाल हो, पूछ लीजिए अभी। संजय भाई आपको कोई? हाँ सर, मेरा एक सवाल है थोड़ा सा। हाँ बोलिए। जी जी, नमस्कार नमस्कार अग्रवाल साहब, नमस्कार बताइए। सर, नमस्कार सर। ये जैसे ट्रान 1 फाइल करने के बाद क्या ट्रान 2 फाइल करना जरूरी है? किस नहीं, लोग नहीं, कैसे नहीं, लोगों के लिए ट्रान 2 जरूरी है? नहीं 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 नहीं, ट्रांस 2 को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है। लोगों को ये लग रहा है कि ट्रांस 1 भरने के बाद ट्रांस 2 भरना ही भरना है। नहीं, हाँ ऐसा हाँ नहीं है। जी ट्रांस सर 2 उन जी मामलों में है जहां जी पर आप ये वाला मेरा सर्कुलर पढ़िएगा। तो मतलब मेरा क्या गवर्नमेंट का इशूड सर्कुलर है, हाँ सर्कुलर हाँ नंबर 182/14/2022। जी जो जी ये मैं 180 जी 182/14/2022 ये ठीक CBIC ठीक की ठीक वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। जी 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 इसमें जी इसमें यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि ट्रांस 2 किस केस में फाइल होगा। जी सर, ट्रांस थोड़ा 2, सा बता दीजिए मुझको जी। हाँ थोड़ा मैं बता देता हूँ। ट्रेडर जी के लिए मेजरली है ट्रांस 2। अच्छा ट्रेडर जी मतलब जिसके पास ड्यूटी क्रेडिट पेड इनवॉइसेस नहीं है जी बट उसके पास स्टॉक ऑफ गुड्स है, हाँ और हाँ वो हाँ एक डीम्ड रेट से ड्यूटी को क्लेम करना चाहता है। जी तो यहाँ लिखा हुआ है कि वो किन 2 टेबलों में ट्रांस 1 में जब आप 2 टेबल भरेंगे ट्रांस 1 की, 7B एंड 7D, लिख लीजिए। जी जी मैं लिख 7B रहा हूँ। एंड 7D। जी 7B है आपके CGST क्रेडिट को लेकर, और जी 7D है आपकी जी वैट को लेकर। बैट को लेके ठीक है सर। 7B में आप क्या डिक्लेयर करेंगे? 7B में क्या था देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 7B जी में क्या है कि आपके पास 30/6 में माल नहीं पहुंच पाया है, जी और आपने 30 दिन के अंदर अपनी अकाउंट्स बुक्स में उसे बुक कर लिया है। 30 दिन के अंदर। यस, जी तो आप ट्रांस 2 भर दीजिए, ताकि अच्छा आपका जो डीम्ड क्रेडिट है, और क्रेडिट ट्रांसफर डॉक्यूमेंट का कोई डॉक्यूमेंट आप पीछे इनवॉइसेस है नहीं, तो आप उसका जी बेनिफिट अगर देना चाहें अपने डीलर को तो CGST में 60% क्लेम करके आगे जी 60% पास ऑन कर दीजिए बिलिंग में। ये चेक जी होगा। मान लीजिए जी आपके पास 100 रुपीज का गुड्स था, जी और आपने उस 100 रुपीज के गुड्स को सेल कर दिया अगले 2 महीने के अंदर, तो जी आपको उस पे जितना आपने 60% ऑफ 9% CGST का आपने जो क्लेम किया, उस जी पे आपको उसे पास ऑन करना है। वो आपके लिए नहीं है। जी जी आपके क्रेडिट लेजर में आ गया, आपने उसे आगे पास ऑन कर दिया बिलिंग में, उससे पेमेंट कम लिया आपने। जो आप अच्छा, उसको डीम्ड, पास करना है, मतलब वो हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको। यस, दैट जी इज जी द जी मेन क्रक्स ऑफ ट्रांस 2 जो है। जी 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 ठीक 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 ठीक। मतलब इसको लेके भ्रांति नहीं होती। आप बैड गुड्स की नहीं, बात हुई। इसमें तो पहले सर हम लोग जो सुनते थे, मतलब कि वो जो जो हमने यूटिलाइज किया उसका डिटेल डालना ट्रान 2 में, कि कैसे कैसे हमने यूटिलाइज किया है। ट्रान 1 का नहीं तो क्रेडिट है। यूटिलाइज तभी तो किया जब स्टॉक ऑफ गुड्स है हमारे पास और जी हमने जी ड्यूटी क्लेम करी है। जी 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 तो हम जी क्या करेंगे, बिलिंग करते समय उसमें मेंशन कर देंगे कि हाँ हम बेनिफिट दे रहे हैं इतने जी उसका क्रेडिट का, और ये हमारे एंड ऑफ द मंथ हमारे पास इतना स्टॉक है। पहले क्या था, जी हर जो मंथ वाइज ट्रांस 2 फाइल होना था। जी 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 अब उन्होंने कह दिया कि कंसोलिडेटेड ट्रांस 2 फाइल कर दीजिए। जी मींस आपके पास कितनी ओपनिंग थी, कितनी क्लोजिंग थी, आपने फाइल कर दिया। जी, मतलब उसमें हमको डिटेल ये देना था कि जो हमने पास
किया, वो कैसे कैसे पास किया, कैसे ये कैसे डिटेल किया लेना। एग्जैक्टली, जी और जी किन जी किन जी इनवॉइसेस पर हमने डीम ड्यूटी क्लेम करी। जी जी मैं समझ गया। तो चाहे ट्रांस वो, टू मतलब फाइल नहीं करना कुल मिला के, ये है हाँ हाँ हमारे हाँ, पास। जी जी ठीक अगर सर, आपने ठीक। पास ऑन किया हो तो आप ऐसा करिएगा, नहीं नहीं, अदरवाइज, ऐसे है ना। और अदरवाइज नहीं वैट, करना। और वैट में भी सिंगल पॉइंट जहां वैट था जी, मींस लुब्रिकेंट हुआ, लुब्रिकेंट का ही है मेरा मैटर है सर। ना। जी हाँ, अगर जी आपका सिंगल पॉइंट वैट था तो जी आप ट्रांस टू, अगर आपने पास ऑन किया हो तो आप क्लेम जी कर लेना, वरना हाँ नहीं। ठीक जी, है मैं ना, समझ गया। समझ गए ठीक ना। सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। यस यस। अरे पूरे ट्रान 1 ट्रान 2 को पोर्टल खुलवाने में संजय सर का बहुत बड़ा हाथ है। जजमेंट सर, हाँ, वो नहीं सर तो, का जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट से भी कंफर्म हुआ। चित्रकूट अच्छा लुब्रिकेंट अच्छा, गलत कह रहे संजय सर। जी बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है ये सर। आप ही की फर्म थी फ्लिंको। जी सर, जी जी मेरी। चित्रकूट लुब्रिकेंट अच्छा। उन्हीं की, सर का ही अरे भाई था प्रांजल जी, आपने इलाहाबाद में। तो, हम आपने तो एसोसिएशन की आंखें खोल दी जो है कि भाई ट्रांसपोर्ट में जो है ना, जो है दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अब नहीं सर देखिए, के ही जिस सहयोग चीज से के लिए फाइल हम किए थे लोग हमने। गए, सर शुक्ला जी, सर हम सर लोग जिस चीज के लिए गए थे कि हमने ट्रांस टू नहीं फाइल किया था, हमको हाँ ट्रांस टू फाइल ही नहीं करना था। हाँ, और हम उसी ट्रांस वन तो हमारा फाइले था। हम ट्रांस ये टू को जजमेंट आपने पास कराया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म करवा दिया। जी जी वो ठीक है, लेकिन मतलब ट्रांस टू हमको फाइले नहीं करना है, मेन सर, बात फाइल ही ये नहीं है। करना था। भैया जी जी प्रांजल जी, आप ये सर देखेंगे कि आजादी के लिए बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, उनको कोई नहीं बिल्कुल बेनिफिट सही नहीं मिला, बात है। कोई नहीं सर, बेनिफिट कोई मिला नहीं, अगले लोगों को। अगले तो लोग ऐसे का सही ही बात संजय है। भाई साहब हैं जिन्होंने जो है ना उस बात को आगे, लड़ाई को जारी रखा, और अपने, इनके डीलर ने इतना पैसा भी खर्च किया कि वहां तक के एक्सपेंसेस क्लियर किए और अपना राइट अरे मांगने गया। पूरा, और सर के मतलब पहला चित्रकूट केस सर जो ही मुझे दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी केस सर ने किया उद्घाटन, और सर ने ऐसा लंबा छौका मारा कि सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म करते हुए ले आए। वेरी गुड वेरी गुड। ये वैसे होना भी था, क्योंकि मल्टीपल जो है ना रिट पेटिशन डिपार्टमेंट ने जब फाइल करी तो पेंडिंग वो थे, मर्ज हो गई, और सबसे पहले हाँ फिल को बहुत आकर, थे। फिल को आ गई सामने, तो दैट इज द एडवोकेट ने प्रॉपरली प्ली किया, कोर्ट को समझाया, तो उन्होंने एक अरे मल्टीपल पेटिशन। हम ही लोग काउंसिल थे सर उसमें, संजय सर ने हम ही अच्छा, लोग को एंगेज किया था। वेरी गुड हाँ, वेरी। राहुल सर और कुछ है क्या सर था तो, मगर अब टाइम हो रहा है तो मेरे हाँ हिसाब सर, से आज जो हमारे नहीं आ चुके हैं सब, मुख्य वक्ता चौहान साहब। साहब शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, 1 मिनट लेंगे सर। जी पूछे पूछे। सर क्या जो लोग अपना ट्रांस टू नहीं भरेंगे स्टॉक का, तो क्या टैक्स लगाएगा वेट पीरियड के रिज्यूम में, केस में क्लोजिंग स्टॉक पर? क्या असेसिंग ऑफिसर? नहीं, जो लोग ट्रांस टू फाइल नहीं करेंगे उन पे टैक्स क्यों लगेगा, वो तो ऑलरेडी पे करके आए हैं। अब अगर उन्होंने, जी जी हाँ जी, हमारे छोटे से ट्रेडर हैं जो व्यापार हाँ, कर रहे हैं, छोटा छोटा काम है जिनका। कंपोजिशन के केस में सिर्फ आपको स्टॉक का बैलेंस खड़ा करना था और आईटीसी जी फॉर्म भरना था। इन जी इन एक्सेप्ट दोस कंपोजिशन डीलर, आपको कहीं कोई मैंडेटरी नहीं। कंपोजिशन डीलर को सिर्फ अपना आईटीसी फॉर्म के थ्रू जितनी आईटीसी स्टॉक बचा हुआ था उस पर उस एप्लीकेबल रेट से आईटीसी को खड़ा करके उस फॉर्म को भरना था, ताकि वो जी। पैसा गवर्नमेंट को प्रॉपरली उसका बेनिफिट नहीं, हम तो होता। रेगुलर है, रेगुलर से रेगुलर ही हो, उसमें बस जीएसटी बस में भी बस रेगुलर तो है। सर, बस एक एक्सेप्शनल केस कंपोजिशन है, उसके अलावा बस, कुछ नहीं। तो वो टैक्स तो नहीं लगा सकते ना सर? नहीं नहीं, कोई नहीं ना? टैक्स नहीं, नो। हाँ, वो उनका कहना है कि हम ऑलरेडी इस पे टैक्स टैक्स पेड है, और लगाएंगे। आपने आगे जाके हायर टैक्स दे दिया। वैट में जी 2 ही टैक्स थे, 5% एंड 14.5%, एंड जी जी and जी 16.5% for cement and some other commodities, but जी 21% for lubricant for 1 point lubricant, taxation. But जी in the main scenario अगर आप देखेंगे कि कंपोजिशन को छोड़कर बाकी कहीं नहीं, आपने लो टैक्स दिया और 18% टैक्स आप आगे जाके दे रहे हैं, तो जाहिर सी जी बात है गवर्नमेंट ज्यादा बेनिफिट में थी जिन लोगों ने आईटीसी पहले ही कंज्यूम कर ली, जी। और उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट आ नहीं रहा है। वो उन्होंने एडमेंट थे ऑफिसर की बेस पे टैक्स लगाएंगे स्टॉक पर, आपका हमें क्या मालूम आपने दिया नहीं दिया। तो खैर वो ऊपर उनके उच्च अधिकारी से बात करके करवाया, तो समझ में आ रहा है उनको कर रहे सर हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो सबसे इशू ये है कि हमारा जो कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की जो कमिश्नर महोदया के जो उसमें श्री एडिशनल कमिश्नर विधि जो बैठते हैं लॉ, जी एक्चुअली उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी तरफ है।
एज ए कस्टोडियन भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उन्हें नॉर्मल बेनिफिट और कंफ्यूजन के पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है। तो जैसे आपका ये कंफ्यूजन का पॉइंट है, आज 5 साल बाद निकल के आया है, तो ये मतलब मैं चाहता था, हम लोगों ने इस पर काफी रिटन राइटअप दिए, मुख्यालय को भी दिए, उस पर काफी क्लैरिटी आई, फिर लॉ से हमने समझा, मगर उन्होंने कोई पब्लिक सर्कुलर जारी नहीं किया कि क्या होगा, कब रिफंड मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या होगा। थोड़ा सा जूझना तो पड़ा एडवोकेट्स को। ठीक सर। हेलो हेलो अजय जी, नमस्ते सर। नमस्कार सर ये तो जीएसटी कानून को 5 साल हो गया। जैसे वैट के टाइम से जीएसटी में जब आए थे तो हमारा तो कोई इनपुट क्लेम था नहीं, तो हमारे को ट्रांजैक्शन का जरूरी पड़ेगा क्या ट्रांजैक्शन का अभी भरने का? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है सर। सिर्फ स्टॉक के लिए नहीं भरना है आपको। अगर आपका कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट है जो आप लेना चाहते हैं और पास ऑन किया है आपने आगे बिलिंग पर, और आपके वैट के क्रेडिट्स हैं, सीजीएसटी क्रेडिट है, तो यू शुड हैव टू फाइल। अगर आपने कोई क्रेडिट क्लेम होने से रह गया, क्योंकि वो बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर था, एंड यू वैट के केस में डीलर के लिए और सेंट्रल एक्साइज के केस में कंज्यूमर के लिए, तो आप जो है उसको जो है आप अपनी एप्लीकेबिलिटी चेक कर लें, उस हिसाब से कर लें। ठीक है सर। दोनों क्वेश्चन और थे, लेकिन तरुण सर से पूछ लूंगा मैं। कोई बात नहीं सर, सो काइंड। टाइम हो रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे सरस्वती पुत्र श्री तरुण अरोड़ा जी आ चुके हैं। डेलीगेट्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने फोन म्यूट रखिएगा, इससे डिस्टर्बेंस आए इस वक्ता के बोलने के समय। और सर का परिचय देने के लिए मैं मोदी नगर के श्री अरुण राघव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उनका परिचय दें, फिर उसके बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना उद्बोधन स्टार्ट करें। श्री अरुण राघव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम आज के इस वेबिनार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित व वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों का उपकाश के इस शानदार मंच पर हृदय से अभिनंदन व खैर मकदम करता हूँ। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे ऐसी शख्सियत का परिचय देने हेतु चुना गया है जिसने अपने ज्ञान के बलबूते पर पूरे देश में ख्याति प्राप्त की है। हालांकि उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु परंपरा के अनुसार हमारे उपकाश के इस मंच पर हम सभी अपने जितने भी अतिथि व गुरुजन का एक सूक्ष्म परिचय आप सभी के सम्मुख रखते आए हैं। इसी कड़ी में आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता परम आदरणीय सीए तरुण अरोड़ा जी का सूक्ष्म परिचय आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। सीए माननीय तरुण अरोड़ा जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सदस्य होने के साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाणिज्य स्नातक हैं। आप वर्ष 2011 में सीए की उपाधि से अलंकृत हुए। आपने वर्ष 2012 में सर्वश्री तरुण सुभाष एंड कंपनी की आधारशिला रखी, जिसको जीएसटी के क्षेत्र में बड़ी ख्याति प्राप्त है। आप लगभग 27 वर्ष पुरानी सर्वश्री सिंह सैनी एंड कंपनी में वर्ष 2011 से साझेदार हैं, जिसमें आप जीएसटी के बड़े बड़े मामलों के साथ ही इनकम टैक्स के मामलों में भी अपना अमूल्य परामर्श देते आए हैं। आपने जीएसटी व इनकम टैक्स के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आपको जीएसटी पर विशेष महारत हासिल है। आप निरंतर भिन्न भिन्न मंचों पर जीएसटी व्याख्यान देते आए हैं। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं द्वारा संचालित सैकड़ों शैक्षणिक मंचों को अपनी आभा व अपने ज्ञान से सुशोभित किया है। आप जीएसटी पर वर्कशॉप भी संचालित करते रहते हैं समय समय पर। आपने सैकड़ों प्रोफेशनल्स को जीएसटी व आयकर के क्षेत्र में ट्रेंड किया है। मैं स्वयं को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज इतनी महान शख्सियत के विषय में आज मुझे कुछ बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ।
अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं परम आदरणीय सीए माननीय तरुण अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना शानदार विज्ञान वर्धक व्याख्यान प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आदरणीय तरुण अरोड़ा जी, प्लीज। धन्यवाद अरुण जी, इतनी शुद्ध हिंदी में और इतना बड़ा व्याख्यान जो मेरे लिए बिल्कुल भी जरूरी या फिर एप्लीकेबल नहीं था। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने जरूरत से बहुत ज्यादा मेरा वो वर्णन किया। मैं आज भी जीएसटी का स्टूडेंट हूँ, और जो कानून खुद स्थिर ना हो उसका एक्सपर्ट बनना, उसका एक लेवल ऑफ अचीवमेंट ले जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो आज हम पढ़ते हैं हफ्ते बाद उसके अंदर अमेंडमेंट आ चुकी होती है। तो कोई भी बंदा इस चीज के अंदर आज एक्सपर्ट नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि हम डेली डे इन डे आउट इसको पढ़ते हैं, तो बस वो हमें पता रहता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। अदरवाइज जितने भी प्रोफेशनल्स हम लोग हैं, हम सब लोग जीएसटी के लिए बराबर हैं और स्टूडेंट की तरह ही हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं हर्ष जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं एक बार फिर इस मंच पे आके अपना जो ज्ञान है आप लोगों के साथ बांट सकूं, या फिर हम एक डिस्कशन मोड के अंदर अपने इस टॉपिक को डिस्कस करें। तो जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए। हर्ष जी एक बार ही मेरे को स्क्रीन शेयरिंग के लिए कर दीजिए। सर स्क्रीन शेयर हो गया? स्क्रीन शेयर है सर? नहीं, ये मेरी स्क्रीन नहीं आए थे। ये नहीं, ये अच्छा। अरे राहुल जी, आपने ये किया, वो हटाइए। राहुल दत्त जी। सर हटा रहा हूँ। जी जी सर। तो जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो जब हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो हमें कई बार लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है या हमारे क्लाइंट पे एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बड़ी होती जा रही है, हमारे बिजनेस हाउसेस बड़े होते जा रहे हैं। जो पहले एक डीलर अपनी एक सिटी के अंदर डील करता था, आज वो पूरी स्टेट के अंदर काम करता है। जो पूरी स्टेट में काम करता था, आज वो पूरे इंडिया में काम करता है। जो पूरे इंडिया में काम करता था, अब वो इंडिया के बाहर भी काम करता है। तो जीएसटी वो कानून है जिसने बोला ठीक है, आप एक इंडिविजुअल ही हो, लेकिन आप 4 स्टेट्स में रह के काम करते हो। आप यूपी में भी हो, आप दिल्ली में भी हो, आप हरियाणा में भी हो, आप पंजाब में भी हो। तो ये जो चारों रजिस्ट्रेशंस हैं ये सेपरेट एंटिटीज मानी जाती हैं फॉर जीएसटी पर्पसेस। क्योंकि ये चारों सेपरेट एंटिटी मानी जाती हैं, तो इनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस अगर होती हैं तो उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। इसलिए ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। जीएसटी से पहले जो लोग स्पेशली वैट की प्रैक्टिस करते थे, उन लोगों के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आज 5 साल इस जीएसटी को आए हुए हो गए, उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को उतनी वैल्यू, उतना टाइम, उतने एफर्ट नहीं दिए जाते जितना उसको मिलना चाहिए। तो सबसे पहला इशू हमारे सामने आता है कि रिलेटेड पार्टी का एक्चुअल में मतलब क्या है, कि रिलेटेड पार्टी होती कौन है। तो सर ये जो टर्म है ना, जनरली जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो सेक्शन 2 में डिफाइंड होती हैं। जो हमारा जीएसटी एक्ट होता है या किसी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट की बात करें तो उसका सेक्शन 2 जनरली जो होता है वहां पे डेफिनेशन दी जाती है। लेकिन जो रिलेटेड पर्संस की डेफिनेशन जीएसटी के अंदर है वो सेक्शन 15 की एक एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, और उसने बोला इट अप्लाइज टू द एंटायर एक्ट। ये पूरी एक्ट के ऊपर अप्लाई करता है। यानी जहां जहां पे भी वर्ड रिलेटेड पर्सन यूज होता है, तो जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन पूरी जगह पे होगी। जनरली जब किसी सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन दी जाती है तो वो उसी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होती है या उस चैप्टर के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जहां पे सेक्शन 15 जो वैल्यूएशन रूल्स के साथ डील करता है, वहां पे रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है जो कि पूरे एक्ट के ऊपर अप्लाई करता है। और अब ये बोलता है कि कौन कौन सी पार्टीज जो है वो रिलेटेड पर्सन होंगी। तो सबसे पहली कैटेगरी इसने बोला कि जो भी उस कंपनी के अंदर ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं
और वो दूसरी कंपनी के अंदर भी ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, तो वो जो पर्सन्स हैं, वो जो डायरेक्टर्स हैं और वो जो कंपनी है और जो दूसरी कंपनी है, वो सारे रिलेटेड पर्सन होंगे। जो कंपनी है, मान लेते हैं एक कंपनी मेरी है, एक हर्ष जी की कंपनी है, मैं हर्ष जी की कंपनी में डायरेक्टर हूं, हर्ष जी मेरी कंपनी में डायरेक्टर है। अब इसमें रिलेटेड पार्टी कौन हो गए? मैं और हर्ष जी तो हो ही गए, उसके साथ हर्ष जी मेरी कंपनी के रिलेटेड पर्सन हो गए, मैं हर्ष जी की कंपनी का रिलेटेड पर्सन हो गया, क्योंकि हम तो डायरेक्टर्स हैं तो वैसे ही हो गए। हमारी दोनों कंपनीज भी आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाती है, यानी जहां पे कॉमन जो है पार्टनर्स, ऑफिसर, डायरेक्टर्स होते हैं तो वो रिलेटेड पर्सन हो जाती है। या आप लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स है, यानी दो एसोसिएशन, दो पर्सन जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर्स हैं, वो भी मेरा लीगल पर्सन में आ जाता है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है तो भी वो रिलेटेड पर्सन में आ जाता है। सर ये जो ट्रांजैक्शन है ना एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। आगे जाके इस पे बहुत सारे केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की कौन सी ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लग सकता है। उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी कंट्रोल की बात करती है कि अगर एक एंटिटी को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके वोटिंग राइट्स के अंदर, उसके मैनेजमेंट को डिसाइड करने के अंदर, तो किसी भी वे के अंदर अगर मैं उस एंटिटी को कंट्रोल कर सकता हूं तो मैं और वो एंटिटी वो रिलेटेड पर्सन हो सकती है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कंट्रोल करती है, तो होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेटेड पार्टीज हो गए। मुकेश अंबानी रिलायंस को कंट्रोल करता है क्योंकि उसके पास इतनी शेयर होल्डिंग है। एज्यूम करते हैं ना वो डायरेक्टर है रिलायंस के, ना वो वहां पे एम्प्लॉय है, लेकिन बीइंग अ शेयर होल्डर ऑल्सो, तो रिलायंस और मुकेश अंबानी ये दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी हैव द पावर टू कंट्रोल द रिलायंस इंडस्ट्री। तो यानी यहाँ पे अगर हम बोले तो चार चीजों के अंदर होती है, और चार को भी अगर मैं छोटा बोलूं तो बेसिकली दो ही चीजें हैं। या तो एक कंट्रोल है, दूसरा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई है, तीसरा हम दोनों पार्टनर हैं, यानी दो एंटिटीज कहीं ना कहीं पे कंट्रोल हो रही है एक इंडिविजुअल से या थर्ड पार्टी से, तो वो मेरा हो गया रिलेटेड पर्सन। इसमें एक और एग्जांपल रिलेटेड पर्सन का आ सकता है। एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी 4 सब्सिडरीज है, तो होल्डिंग और सब्सिडरी तो मेरी रिलेटेड पार्टी है ही है, जो चारों सब्सिडरीज है वो भी आपस में रिलेटेड पार्टीज रहेंगी। होल्डिंग और सब्सिडरी तो रिलेटेड पार्टी है ही है, लेकिन जो सब्सिडरीज है वो भी आपस में रिलेटेड पार्टी रहेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों सब्सिडरीज को कंट्रोल करने वाला एक थर्ड पर्सन है जो कॉमन है। तो यानी जो डेफिनेशन है बहुत वाइड है। इसको मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि जितना इनकम टैक्स की एक्ट में हम रिलेटेड पार्टी पढ़ते आए हैं, जितना कंपनीज एक्ट में हम रिलेटेड पार्टी पढ़ते आए हैं, वो तो है ही है, प्लस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऐड कर दीजिए, आपको अपना जीएसटी का रिलेटेड पार्टी मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं आती। एक होल्डिंग अपनी सब्सिडरी को माल बेच रही है, सब्सिडरी होल्डिंग को माल बेच रही है या सर्विसेज रिसीव कर रही है, हमें कोई डाउट नहीं होता। हमें पता है कि दो सेपरेट एंटिटीज है, दो सेपरेट लीगल एसोसिएशन, लीगल एंटिटीज क्रिएटेड है, तो हमें एक जगह से टैक्स पे करना है, दूसरी जगह उसका क्रेडिट मिलेगा। अगर क्रेडिट नहीं भी मिलता तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें इनवॉइस काट के टैक्सेस पे करने। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है जब हमारे को अपने ही जीएसटीएन में ट्रांजैक्शन करनी होती है। यानी एक कंपनी है जिसकी दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन है, और दिल्ली और हरियाणा के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, दिल्ली और हरियाणा के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, वहां पे मिस्टेक हो रही है। वहां पे भी मिस्टेक तब नहीं होती जब एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड होता है। जब ब्रांच ट्रांसफर होता है तब सबको पता चल जाता है कि ये ब्रांच ट्रांसफर है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां पे क्रॉस चार्ज जैसी ट्रांजैक्शन आती है। क्रॉस चार्ज का मतलब इनविजिबल ट्रांजैक्शन है जो एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। या दूसरा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वहां पे दिक्कत आती है। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा, हम अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जहां पे मिस्टेक्स कर रहे हैं
उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हमारी जो अपनी ही रजिस्ट्रेशन है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, वहां पे कौन कौन सी मेरी नॉन कंप्लायंट होने की पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे क्रॉस चार्ज मेरे को इंटर यूनिट कंपनी की बिलिंग करना जरूरी है। सिमिलरली एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में कौन सी वो ट्रांजेक्शन है जहां पे मुझे टैक्सेस को पे करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि अब क्योंकि हमारी बात होगी रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी होने के बाद हमें ये तो पता है कि टैक्स पे करना है। अब मेरे को ये भी पता है कि अगर सर्विस है तो 18% है, गुड्स है तो उसका एप्लीकेबल रेट है। लेकिन इशू यहाँ पे आता है कि ठीक है सर मुझे टैक्स तो पे करना है, उसका रेट भी मुझे समझ लगे, लेकिन किस वैल्यू पे करूं? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, शायद उसकी वैल्यू ही ना हो। एक ब्रांच की दूसरी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, उसकी वैल्यू ही ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो हमें समझना होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में है, वो है वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट, कि इस ट्रांजैक्शन को वैल्यू कैसे करें। तो जो वैल्यूएशन प्रोविजंस है वो सेक्शन 15 में दिए हैं। हमारे जितने भी वैल्यूएशन के रूल प्रोविजंस है सेक्शन 15 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद वो रूल्स के अंदर चले जाते हैं। अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हम पहले सिर्फ सेक्शन 15 और रूल्स का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद जो हमें डिस्कशन करना है रिलेटेड पार्टी का, हम सिर्फ उस पे चले जाएंगे। तो सेक्शन 15 के 5 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन हमें जनरल रूल देता है, वो बोलता है कि अगर आप दो पार्टीज हैं, मेरी ट्रांजैक्शन एक्स के साथ हो रही है, एक्स और मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों अनरिलेटेड पार्टी ना, हम दोनों रिलेटेड पार्टीज नहीं है, तो जो भी वैल्यू हम दोनों के बीच में डिसाइड हुई है वही वैल्यू के ऊपर मुझे टैक्स पे करना है, और हम उस वैल्यू को बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपके और मेरे बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी जो वैल्यू है उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू बोला जाता है, और उसी के ऊपर मुझे टैक्सेस को पे करना है। सबसेक्शन 2 बोलता है कि इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ चीजें इंक्लूड करनी होंगी, जैसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट करना होता है, इंटरेस्ट को इंक्लूड करना होता है। तो सबसेक्शन 2 ने बोला कुछ चीजें आपको ऐड करके फिर टैक्स पे करना है। सबसेक्शन 3 डिस्काउंट्स की बात करता है कि कब डिस्काउंट के ऊपर आपको आउटपुट कम करना चाहिए, कब आपको आउटपुट कम नहीं करना है। सबसेक्शन 4 कहता है आपको वैल्यूएशन रूल्स पे जाना पड़ेगा। सबसेक्शन 5 भी यही बोलता है आपको वैल्यूएशन रूल्स पे जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा? जब दो पार्टीज रिलेटेड निकल आए, यानी अगर दो पार्टीज रिलेटेड निकल आती हैं तो वैल्यूएशन रूल्स पे जाना है, या एक स्पेशल एंटिटी है जो एक स्पेशल बिजनेस करती है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है या फॉरेक्स की डीलिंग करती है, तो उन सारे केसेस में क्योंकि एक स्पेशल बिजनेस वो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे जो वैल्यू निकलना है ना, वो एक हम स्पेशल रूल देंगे, आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यू करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये सारे सेक्शन को पढ़ना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव अभी क्या है, पहले हम ये देख लें कि वैल्यूएशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो वहां पे 5 सबसेक्शन है, जिसमें एक तो ये बोलता है कि भैया जो भी आपस के बीच की वैल्यू है उसी पे टैक्स पे करना है, लेकिन अगर आप रिलेटेड पार्टी दो तो आप अपने आप वैल्यू डिसाइड नहीं करोगे, आपको यहां से उठ के रूल्स में जाना पड़ेगा, रूल्स में जाके आपको वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए रूल है वो है रूल नंबर 28, यानी जो मुझे वैल्यू डिटरमिन करनी है वो रूल 28 से करनी है कि किस वैल्यू पे मुझे टैक्स को पे करना है। उसके अलावा मेरे बाकी सारे रूल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए, अच्छा ठीक है कि क्या क्या है। अब जब हमारा रूल 28 की बात करते हैं तो रूल 28 बहुत बड़ा रूल है, मतलब साइज में बहुत छोटा है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि सारी रिलेटेड पार्टी की वैल्यूएशन इसी रूल से डिटरमिन होती है। और ये रूल अपने अंदर 3 छोटे छोटे रूल्स को और समा के बैठा हुआ है। रूल 27 इसका पार्ट है, रूल 30 इसका पार्ट है, रूल 31 इसका पार्ट है। यानी अब जो हम डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस तो रूल 28 को करेंगे, लेकिन रूल 28 के अंदर 3 रूल्स को और इंक्लूड किया हुआ है कि रिलेटेड पार्टी की वैल्यूएशन के लिए 3 रूल्स उन्होंने बोला ये रूल्स भी आप यूज कर सकते हो, जो कि 28 में ही लिखे हुए हैं। अभी जब हम प्रैक्टिकल इश्यूज में आएंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। हम अप्रोक्सीमेटली 10 केस स्टडीज करेंगे
और जो 10 केस स्टडीज हम कर लेंगे शायद उसके बाद आपको नहीं लगेगा कि मुझे कंफ्यूजन है कौन सा रूल लगना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। जब तक हम केस स्टडी खत्म करेंगे तब तक आपकी सारी क्लैरिटी आ चुकी होगी। तो सबसे पहले आ गया कि भैया वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि नॉर्मल रूल में तो जनरल रूल में वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि भैया जो प्राइस है मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, मैंने बोला 500 रुपए, इसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है आपके साथ, आपका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। दैट मीन्स प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन और हम दोनों अनरिलेटेड है। तो जो हमारे बीच में वैल्यू तय हुई है उसके ऊपर मुझे टैक्सेस को पे करना है। लेकिन अगर हम लोग रिलेटेड पार्टीज हैं तो मुझे उठ के जाना है रूल नंबर 28 के ऊपर। तो ये रूल 28 है जो मैंने आप लोगों के सामने रिप्रोड्यूस किया है। इस रूल को अगर हम ध्यान से देखें तो ये रूल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ये रूल जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जस्ट वन मिनट। पहला हिस्सा मेरा ये है जिसमें 3 सब हिस्से और है, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी और रूल 3031। दूसरा हिस्सा मेरा फर्स्ट प्रोवाइजो है, तीसरा हिस्सा मेरा सेकंड प्रोवाइजो है। तो ये जो रूल है ये अपने आप में 3 हिस्से लेके बैठा है और इन तीनों को ही हम क्या बोलते हैं कि ये मेरे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 है। यानी मेरे लिए ये 3 अलग अलग ऑप्शन है। यानी रिलेटेड पार्टी की वैल्यू को डिराइव करने के लिए भी मेरे पास 3 ऑप्शन, रूल 28 में ही 3 ऑप्शन है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन 1 नहीं करना है, ऑप्शन 2 ही करना है या ऑप्शन 3 करना है। आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उस ऑप्शन की एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई करो। अब हम एक एक ऑप्शन को समझेंगे कि ऑप्शन 1 क्या कहता है, ऑप्शन 2 कैसे वैल्यू की बात करता है, ऑप्शन 3 कैसे वैल्यूएशन की बात करता है। तो जब सबसे पहले हम ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो बोलते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी ओपन मार्केट वैल्यू। मैं इस मोबाइल की बात कर रहा हूं, वो कहता है इस मोबाइल की जो ओपन मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट में ये बिकता है, वही इसकी सप्लाई की वैल्यू होनी चाहिए। यानी जब 2 रिलेटेड पार्टीज भी इसमें ट्रांजैक्शन करेंगी तो वैल्यू क्या होगी, ओपन मार्केट वैल्यू, जो कि ऑल ओवर, मतलब कहीं पे मार्केट में मैं कोई सामान खरीदने जाऊं तो मुझे पता होगा ये 500 रुपए की है, 1000 रुपए की है, 5000 की है, तो जो मार्केट वैल्यू है वही होनी चाहिए। या अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसे होंगी कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं ये मोबाइल बनाता हूं, लेकिन इसका एक पार्ट है जो मेरी सब्सिडरी बनाती है, या एक पार्ट है जो मेरी पार्टनरशिप फर्म बनाती है। ये मोबाइल की तो ओपन मार्केट वैल्यू है, लेकिन इसके अंदर वो लगने वाले पार्ट की ओपन मार्केट वैल्यू तो शायद हमें ना मिले। तो वो कहता है कि ठीक है, तो शायद आप इसमें ढूंढिए लाइक काइंड एंड क्वालिटी की, कि सिमिलर क्वालिटी की, सिमिलर काइंड की क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट को ढूंढिए, वो वैल्यू कर लीजिए। मैंने कहा सर वो भी नहीं मिलती, ये बहुत स्पेसिफिक है मेरे प्रोडक्ट का और मेरी ही कंपनी बनाती है, मार्केट में और कोई ये चीज बनाता ही नहीं है। तो वो कहता है चलो फिर आप ऐसा करो, कॉस्ट मेथड लगा दीजिए, आप उस प्रोडक्ट की जो आपका पार्ट है उसकी कॉस्ट निकालिए, उसके ऊपर 10% मार्कअप कर दीजिए और 110% पे उस वैल्यू पे टैक्स पे कर दीजिए। या लास्टली वो बोलता है, मैंने कहा सर मैं तो कॉस्ट भी नहीं निकाल सकता हूँ, तो बोलता है एक रेसिडुअल मेथड, एक साइंटिफिक मेथड आप ढूंढ के उसकी खुद एक वैल्यूएशन कर लीजिएगा। यानी जो ऑप्शन 1 है उस ऑप्शन 1 के अंदर भी 4 मेथड्स की बात करता है। मार्केट से वैल्यू ढूंढ लो, सेम चीज की वैल्यू ढूंढ लो, कॉस्ट ढूंढ के उस पर 10% मार्कअप कर दो, या कोई भी साइंटिफिक मेथड ढूंढ के उसकी वैल्यूएशन कर लीजिए। तो ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है, अच्छा सॉरी अभी ऑप्शन नंबर 2 में नहीं, अब पहले हम ये देखते हैं कि ओपन मार्केट वैल्यू का मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ओपन मार्केट वैल्यू वो कहता है कि जो मार्केट में प्राइस ये मिल रहा है, जिस प्राइस पे ये मार्केट में मिल रहा है, उसमें से आप जीएसटी घटा दीजिए, वो आपकी ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी। जो मान लीजिए ये मोबाइल फोन मार्केट में 25,000 रुपए का मिलता है, 25,000 में से जीएसटी हटा दीजिए, तो जो हटाने के बाद वैल्यू आएगी वो मेरी ओपन मार्केट वैल्यू होगी।
और इसमें भी 3 कंडीशंस हैं। प्राइस यानी जो वैल्यू की बात हो रही है वो सोल कंसिडरेशन होनी चाहिए। जिन ट्रांजैक्शन से हमने ओपन मार्केट वैल्यू निकाली है वो दोनों अनरिलेटेड होने चाहिए। ये तो प्री कंडीशन है। अगर मैं रिलेटेड के लिए रिलेटेड की वैल्यूएशन पे जाऊंगा तो गलत हो जाएगा। प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इसके साथ आपको कोई गिफ्ट दे रहा हूं या कुछ दे रहा हूं। प्राइस शुड बी दी सोल कंसिडरेशन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए और ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईफोन 10 के टाइम पे मैंने मान लीजिए ये आईफोन 10 है जो कि मैं ट्रांजैक्शन में डील कर रहा हूं। एक तो मैंने आज डील किया, एक है आईफोन 11 लॉन्च होने से पहले मैंने डील किया। तो ऑब्वियसली जब आईफोन 11 लॉन्च हो रहा होगा तो आईफोन 10 के प्राइसेस गिर जाएंगे, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो हमें सर्कमस्टांसेस भी सिमिलर रखने हैं कि जब मैंने अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करी उसी टाइम के आसपास मेरे को कंपेरेबल ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढनी है। ऐसा ना हो मैंने एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में जाके ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढी जो कि अनरियलिस्टिक हो जाएगी, अनरिलायबल हो जाएगी। मैंने तब ढूंढी जब मेरा आईफोन 11 लॉन्च हो रहा था। बेचा कब? जब आईफोन 10 लॉन्च हो रहा था। लेकिन वैल्यू ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, आईफोन 11 होने वेट करा और उस समय की वैल्यूएशन ले ली। तो दोनों जो है अनकंपेरेबल हो जाएंगे, तो वो मेरी वैल्यू नहीं चलेगी। तो ओपन मार्केट वैल्यू बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मार्केट की वैल्यू को मेरे को ढूंढ के लाना। अगर होलसेल में मैंने अपनी रिलेटेड पार्टी को बेचा तो होलसेल मार्केट की वैल्यू लूंगा, रिटेल में बेचा है तो मैं रिटेल की वैल्यू लूंगा। यानी सिमिलर सर्कमस्टांसेस भी आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने खुद तो होलसेल का प्राइस उठा लिया, कल रिटेल की ट्रेडिंग रहा हूं, या रिटेल का उठा के होलसेल से कंपेयर कर रहा हूं, तो मेरे सर्कमस्टांसेस भी सिमिलर होने चाहिए। ओपन मार्केट वैल्यू में सर्कमस्टांसेस भी सेम रखने की जरूरत रहेगी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि अगेन सिमिलर सर्कमस्टांसेस के अंदर अब एग्जैक्टली सेम चीज तो नहीं है। एग्जैक्टली सेम चीज होती तो मैं ओपन मार्केट वैल्यू की बात करता, भैया ये मार्केट में कितने का मिलता है। अब ये मार्केट में नहीं मिल रहा है तभी मैं बोलूंगा ना, अच्छा इसका लाइक काइंड एंड क्वालिटी क्या है। ठीक है, मेरे को डेल का माउस नहीं मिल रहा है, एचपी का माउस मिल रहा है। मुझे एचपी का माउस नहीं मिल रहा है, मुझे इंटेक्स का मिल रहा है, इंटेल का मिल रहा है। तो वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी हो सकता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब मैं डेल के माउस की बात कर रहा हूं तो डेल का ही कंपेरेबल होगा। लेकिन अगर मुझे डेल का माउस का ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे एचपी का मिल रहा है, इंटेल का मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगी, वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी हो जाएंगे। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी के अंदर फिर मैं ढूंढूंगा। अब लाइक काइंड एंड क्वालिटी कौन से हो सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक जैसे हो, क्वालिटी में एक जैसे हो, क्वांटिटी सिमिलर होनी चाहिए, मटेरियल सिमिलर होना चाहिए, रेपुटेशन सिमिलर होना चाहिए और फंक्शंस भी सिमिलर होने चाहिए। यानी मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो सब चीजें बराबर होनी चाहिए। सिंपल वर्ड में माइक्रोमैक्स और आईफोन को मैं आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। मैं माइक्रोमैक्स के वैल्यू निकालने के लिए आईफोन को यूज बेस नहीं बना सकता हूं, आईफोन की वैल्यू निकालने के लिए माइक्रोमैक्स को बेस नहीं बना सकता हूं। तो मुझे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढना पड़ेगा, सिमिलर सर्कमस्टांसेस को ढूंढना पड़ेगा, फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब ये दोनों मेथड्स पढ़ने के बाद ये लगता है यार ये कहां से ढूंढेंगे, और मान लो मैंने एक ट्रांजैक्शन ढूंढ भी ली तो डिपार्टमेंट उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये रिस्क के साथ आते हैं कि डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। इसीलिए इन दोनों मेथड्स के ऊपर हम अपने सबसे कम रिलायबिलिटी रखते हैं क्योंकि इस पे लिटिगेशन होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहती है। हमारा फोकस क्या रहता है, हमारा फोकस रहता है कॉस्ट प्लस मेथड पे चले जाओ। ऑप्शन 1 के अंदर भी हम कोशिश करते हैं कॉस्ट ढूंढ लीजिए। अब मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरे पास कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग का मैकेनिज्म तो होगा ही होगा, उसकी कॉस्ट ढूंढ लीजिए और उसके ऊपर 110% कर दीजिए, यानी उसके ऊपर 10% मार्जिन लगा दीजिए। वो मेरी वैल्यू ऑफ गुड्स या वैल्यू ऑफ सर्विस हो जाएगी। यानी एक रिलेटेड पार्टी ने दूसरी रिलेटेड पार्टी को कोई सामान बेचा, कोई सर्विस बेची, उसकी कॉस्ट डिराइव करिए, उस पर 10% मार्कअप करिए, आंखें बंद कर लीजिए, आप मोर और लेस सेटिस्फाई हो जाएंगे। आप इसको चैलेंज नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट, क्योंकि ये रूल 30 में ही है और रूल 30 में कॉस्ट मैं आपको दे रहा हूं वो मेरी जस्टिफाइड है, 10% मार्जिन आपने बोला, 110% पे मैंने वैल्यू कर दिया। रेसिडुअल मेथड की क्या बात करता है वो, रेसिडुअल मेथड का मतलब है कोई भी ऐसा मेथड जो एक रीजनेबल और साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ हो। तो ये बहुत फैक्ट स्पेसिफिक होता है, तो मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा।
जहां पे कॉस्ट नहीं मिलेगी वहीं पे हम जाएंगे रूल 31 पे, और शायद बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी जहां पे मैं कॉस्ट भी असरटेन नहीं कर पाऊंगा। तो ऑप्शन 1 के लिए हम बोलते हैं लाइक काइंड एंड क्वालिटी, या फिर कॉस्ट प्लस 10%, जो भी हमें लॉजिकली हमें देखना। अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे कंक्लूड हो गया, ओपन मार्केट, लाइक काइंड, कॉस्ट या रेसिडुअल मेथड। अब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 कंडीशन के साथ आता है सर, ये हर चीज पे अप्लाई नहीं करेगा। रिलेटेड पार्टीज के बीच में गुड्स की भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, सर्विस की भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ये बोलता है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स पे अप्लाई करेगा, सर्विस की ट्रांजैक्शन पे अप्लाई नहीं करेगा। यानी दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में जब गुड्स की ट्रांजैक्शन होगी तभी ये अप्लाई करेगा। अब इसका लॉजिक समझते हैं। ए और बी दो रिलेटेड पार्टीज है, ए और बी दो रिलेटेड पार्टीज हैं। ए ने बी को कुछ माल बेचा है जिसकी हमें वैल्यू चाहिए कि इन दोनों के बीच में एक क्योंकि ये गुड्स पे एप्लीकेबल है तो सिर्फ गुड्स पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ए और बी रिलेटेड पार्टीज हैं और ए ने बी को कुछ माल भेजा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। जो गुड्स बी ने रिसीव करे हैं उसने वही गुड्स एज इट इज आगे कस्टमर सी को बेचे हैं, यानी उसने इसमें कोई काम नहीं किया, उसने इनको आगे बेच दिया। ये मोबाइल फोन मैंने अपनी रिलेटेड पार्टी से रिसीव किया, मैंने आगे कस्टमर को बेच दिया और कस्टमर जो है वो अनरिलेटेड पार्टी था, वो मेरे साथ रिलेटेड नहीं था। तो इन्होंने बोला ये जो आपके बीच की ट्रांजैक्शन है, बी और सी के बीच की ट्रांजैक्शंस हैं, बी और सी के बीच की जो ट्रांजैक्शन है आप इसकी वैल्यू एसरटेन करिए। बी ने कितने का माल बेचा था? बी ने 100 रुपए का माल बेचा था। तो बोलते जितने का प्रोडक्ट बी और सी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है उसका 90% की वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी ए और बी के बीच में। यानी बी ने अगर 1 लाख रुपए का माल सी को बेचा है तो जो वैल्यू उन्होंने बेची है उसका 90% जो है ए और बी के बीच की ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी 90,000 रुपीज। जो मेरा एग्जांपल था 1 लाख, तो वहां पे वो हो जाएगी 90,000। अभी सर इन सबकी हम एग्जांपल्स और केस स्टडीज करेंगे जहां पे क्लैरिटी और आ जाएगी। अभी हम ऑप्शन पे चल रहे हैं। ऑप्शन 1 क्या था? लाइक काइंड एंड क्वालिटी या कॉस्ट प्लस 10%। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? जितने का रिलेटेड ने आगे बेचा है उसका 90%। कंडीशन क्या है? कि अनरिलेटेड को बेचा होना चाहिए। ऑप्शन 3 में वो बोलता है ए और बी दो रिलेटेड पार्टीज हैं, इनके बीच में चाहे गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही हो चाहे सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हो रही हो, चाहे गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही हो चाहे सर्विसेज की ट्रांजैक्शन हो रही हो, आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए। आपको 10 रुपए रखना है, 100 रुपए रखना है, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप वो रख सकते हो। सिर्फ एक कंडीशन है, जो रेसिपिएंट है जिसको वो बिल बनाया जाएगा वो उस पूरे बिल का क्रेडिट ले सकता है, उसको पूरा क्रेडिट मिलेगा। अगर बी को पूरा क्रेडिट मिलेगा तो जो भी वैल्यू इनवॉइस पे डिक्लेयर्ड है, जो भी वैल्यू इनवॉइस पे लिखा हुआ है उसको वो क्रेडिट मिल जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू पे कर सकते हो, यानी ए और बीच के अंदर कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए। कॉस्ट से कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, कॉस्ट से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लाइक काइंड एंड क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं आगे बेच रहा हूं या नहीं बेच रहा हूं उससे कुछ लेना देना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये जो मैंने परचेज करी है इसका मुझे 100% क्रेडिट मिलेगा। जो मेरी रिलेटेड पार्टी ने मुझे बेचा है क्या मुझे उसका 100% क्रेडिट मिलेगा? यस, मैटर क्लोज। आपको किसी भी वैल्यू पे उसको आप टैक्स पे कर सकते हो। ये मेरे नॉर्मल थे जहां पे हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से उनकी वैल्यूएशन हमें आ गई। तो अभी तक हमने 3 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट करे। सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश करी कि रिलेटेड पर्सन है कौन, फिर हमने समझने की करी कि वैल्यूएशन प्रोविजंस क्या है, फिर हमने ये समझने की कोशिश करी कि रिलेटेड पार्टी के रिलेशन में वैल्यूएशन प्रोविजन क्या है।
तो रिलेटेड पार्टी के लिए वैल्यूएशन प्रोविजन है रूल 28। रूल 28 में 3 ऑप्शन दिए गए, एक है लाइक काइंड एंड क्वालिटी या कॉस्ट प्लस मेथड, दूसरा है 90% जो आगे उसने बेचा है, तीसरा है कोई भी वैल्यू। और तीनों सिर्फ क्या कहते हैं, कंडीशन है तो आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, कंडीशन अगर आपकी मीट होती है तो आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पार्ट 4 जो है वो क्रॉस चार्ज के लिए, जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। अब सर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रॉस चार्ज होता क्या है? क्रॉस चार्ज कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है, जीएसटी एक्ट में ये टर्म ही नहीं है, तो क्रॉस चार्ज का मतलब क्या होता है? क्रॉस चार्ज कोई टर्म नहीं है, बेसिकली जब दो डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी डिस्टिंक्ट, एक है रिलेटेड पर्सन यानी उसकी सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, दूसरा डिस्टिंक्ट पर्सन, एक ही पैन के ऊपर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अगर हो रखी होती हैं, तो जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है वो जब आपस में कोई ट्रांजैक्शन करती है उनको हम क्रॉस चार्ज बोलने की कोशिश करते हैं, या उसको हम रेफर करते हैं कि यहाँ पे क्रॉस चार्ज लगेगा, क्योंकि दो जीएसटीएस में आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है। अब इश्यू आया कि सर ये ढूंढेंगे कैसे, ये पता कैसे चलेगा कि दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है? तो सर इसके 2 तरीके हैं ढूंढने के, या तो आप कॉस्ट से ढूंढेंगे या रेवेन्यू से ढूंढेंगे। कॉस्ट से कैसे ढूंढेंगे? अब सर कॉस्ट से क्या होता है, मैंने एक हेड ऑफिस बनाया, मैंने सारे एम्प्लॉयज को वहां बिठा दिया, मैं ये मोबाइल का डीलर हूं, मैंने इसका एक सर्विस सेंटर बना दिया, से यूपी में इसका सर्विस सेंटर है, पूरे इंडिया में और कहीं नहीं है, यूपी में इसका सर्विस सेंटर है कहीं पे, और लेकिन इसके जो शोरूम्स हैं, जो सेल वाले शोरूम है वो पूरे इंडिया में लोकेटेड है। कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है यहाँ पे ठीक होने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे कोई पैसे नहीं लेते क्योंकि सारे वारंटी में ठीक होते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो सर्विस सेंटर बना हुआ है ये क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ कॉस्ट सेंटर है, यहाँ पे कोई रेवेन्यू तो होता ही नहीं है। लेकिन अब जब हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ये जो सर्विसेज दे रहा है, टेक्निकली ये तो सारी ब्रांचेस जितनी भी हैं, जितने भी बाकी रजिस्ट्रेशंस हैं, सबके लिए काम कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है वो सब में डिवाइड होनी चाहिए। यानी कॉस्ट क्रॉस चार्ज में क्या होता है, हम एक ऐसे खर्चे को ढूंढते हैं जो बुक तो एक जीएसटीएन में हो रहा है, लेकिन उस खर्चे का बेनिफिट बहुत सारी अलग अलग रजिस्ट्रेशन ने लिया। सिंपल एग्जांपल, ऑडिट फीस, हेड ऑफिस ने ऑडिट फीस ले ली, लेकिन मेरी तो 5 रजिस्ट्रेशन है, पांचों का तो ऑडिट हुआ है, तो खर्चा तो हेड ऑफिस में है, लेकिन उसका बेनिफिट 5 ब्रांचेस ने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे उस हेड ऑफिस को अपनी ब्रांचेस को एक इनवॉइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, रेवेन्यू क्रॉस चार्ज के लिए। रेवेन्यू का मतलब क्या है, आपने बोला कि सर हमारा ना एक केस चल रहा है जीएसटी का बैंगलोर के अंदर, आप वो केस कर दीजिए। आप मेरे पास दिल्ली में आए, आपने बोला कि सर मेरा ये केस है बैंगलोर जुरिस्डिक्शन में, आप वहां पे कर दीजिए। केस किसने लिया? मैंने लिया। मेरी बैंगलोर में भी एक ऑफिस था, मैंने बैंगलोर टीम को बोला भैया आप जाके ये केस करा दीजिए। अब इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए 2 पार्टीज इन्वॉल्व होगी एक ही कंपनी की। मेरा दिल्ली ऑफिस भी इन्वॉल्व हो गया, मेरा बैंगलोर ऑफिस भी इन्वॉल्व हो गया, दिल्ली भी इन्वॉल्व हो गया, बैंगलोर भी इन्वॉल्व हो गया। मैंने तो इनवॉइस रेज कर दिया कस्टमर को दिल्ली ऑफिस से, मैंने उसको बिल रेज कर दिया दिल्ली ऑफिस से, लेकिन एक्चुअल काम किसने किया था? बैंगलोर ऑफिस ने। तो जीएसटी लॉ ये एनमेसाज करता है कि ये जो बैंगलोर ऑफिस ने काम किया है ये दिल्ली को बिल करे, और दिल्ली वाले ने तो एंड कस्टमर को कर ही दिया है, तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू क्रॉस चार्ज। यानी जहां पे एक रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, कंपनी के एक रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए 2 जीएसटीएन आपस में इन्वॉल्व थी, तो वहां पे आपको रेवेन्यू क्रॉस चार्ज को आइडेंटिफाई करके उस पर टैक्सेस पे करने होते हैं। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आज इन चीजों पे दिक्कत हमें लग रहा है कि इससे क्या होगा, कौन पूछ रहा है। सर जैसे जैसे हम एडवांस स्टेजेस के ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी अपने स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट भी अपने स्किल्स को डेवलप करता है। जब उनको छोटे इश्यूज नहीं मिलते हैं वो बड़े इश्यूज की तरफ जाएंगे, और जब बड़े इश्यूज ढूंढे जाएंगे तो उनमें ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये क्रॉस चार्ज ऐसा नहीं है कि अभी कोई मैं नई बात कर रहा हूँ,
कोलंबिया एशिया सबसे पहली एडवांस रूलिंग आई थी, वही इसी टॉपिक के ऊपर आई थी कि आपको क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा अगर आप सेंट्रल ऑफिस बना के सारे इंडिया के अंदर सर्विसेज दे रहे हो। और सर वो आज तक ओवर रूल नहीं हुआ। उसके एपिलेट पे गए थे, वहां पे भी एपिलेट ने भी कंफर्म किया कि हाँ आपको कॉमन कॉस्ट को अराइव करना है। वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, हर बारी वो एम्प्लॉय कॉस्ट कर देता है। सर एम्प्लॉय को वो सैलरी को क्रॉस चार्ज करने की बात नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कॉमन कॉस्ट आइडेंटिफाई करो। आपने यहाँ पे एक सर्विस सेंटर बना दिया, उसमें कॉस्ट तो सारी है ना, उस सर्विस सेंटर की कॉस्ट तो सारी लोगे, सैलरी भी लोगे, रेंट भी लोगे। वो टोटल कॉस्ट जो है वो किस लिए हो रही है, ताकि जो मेरी बाकी ब्रांचेस हैं वो सक्सेसफुली काम कर पाए। तो आपको कॉमन कॉस्ट आइडेंटिफाई करके उसको क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा। अब वो वैल्यूएशन क्या होगी, मेरे को पता चल गया यहाँ पे कॉस्ट का क्रॉस चार्ज लग रहा है या रेवेन्यू का क्रॉस चार्ज लग रहा है। वैल्यूएशन के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या मेरी कंडीशंस मीट हो रही हैं, क्या मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट करूं, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करूं या ऑप्शन 3 सिलेक्ट करूं। लेकिन मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। तो क्रॉस चार्ज जहां पे सबसे ज्यादा मिस्टेक हो रही है उसको ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका है, पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या मेरे P&L में ऐसी कोई कॉस्ट है जो बुक तो एक जगह हो रही है लेकिन बेनिफिट एक से ज्यादा जगह लिया जा रहा है। ऐसा रेवेन्यू है जो बिल तो कस्टमर को एक जने ने किया था लेकिन उसको हेल्प करने के लिए एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, तो आपको क्रॉस चार्ज को करना पड़ेगा। सर अगेन ये कॉस्ट क्रॉस चार्ज, रेवेन्यू क्रॉस चार्ज, ये मेरे अपने थॉट प्रोसेसेस हैं। मैं अपना इनको कैसे ढूंढता हूँ, ये मैंने वो रेफरेंस लिखी है, ये आपको किसी कानून किसी किताब में ये वर्ड नहीं मिलेंगे। ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है जो पिछले 4 साल से मेरे को लगता है कि इन तरीकों से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर ये सिमिलर एग्जांपल है जहां पे हेड ऑफिस जो है ब्रांच ऑफिस के लिए काम करता है, तो वहां पे भी हमें क्रॉस चार्ज करना मैंडेटरी रहेगा। अब हम एक्चुअल में केस स्टडीज को स्टार्ट करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस केस के अंदर हमें कैसे अपने आप को लूप में लेके आना है। एक हेड ऑफिस है, ये स्पेक्टिकल्स का काम करते हैं, चश्मे बनाने का काम करते हैं। इन्होंने ब्रांच को ये चश्मे भेज दिए, ब्रांच ने एंड कस्टमर को आगे भेज दिए। हेड ऑफिस चश्मे सेल करता है, उसने चश्मे बनाए, उसने ब्रांच को भेज दिए, ब्रांच ने आगे एंड कस्टमर को भेज दिए। हेड ऑफिस डायरेक्टली भी ये एंड कस्टमर को भेजता है। हेड ऑफिस जो बनाता है उसने अपने बाहर भी शोरूम बना रखा है, तो ये डायरेक्टली भी एंड कस्टमर को भेजता है। अब इश्यू आया कि इन दोनों के बीच में जो है हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कौन सी वैल्यूएशन हमें ढूंढनी चाहिए, कौन से वैल्यूएशन का प्रिंसिपल लगाना चाहिए। अब सर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 क्या बोलता है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। क्या हेड ऑफिस ने सिमिलर चश्मा किसी एंड कस्टमर को बेचा है? हाँ सर, वो एंड कस्टमर को डायरेक्टली भी बेचते हैं, तो यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू भी लग जाएगी। क्या ऑप्शन 2 इसमें लग सकता है? ऑप्शन 2 क्या बोलता है, अगर ब्रांच ने एंड कस्टमर को बेचा है, ब्रांच ने एंड कस्टमर को बेचा है, तो जो वैल्यू पे एंड कस्टमर को बेचा है उसका 90%, यानी अगर इसने 1000 का चश्मा बेचा था तो हेड ऑफिस और ब्रांच में जो वैल्यू हो जाएगी वो 90% की हो जाएगी सर, तो ये भी मेरे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा, क्या ब्रांच को इस चश्मे का आईटीसी मिलेगा? जब हेड ऑफिस इसको इनवॉइस काट के देगा तो क्या इसको इसका आईटीसी मिलेगा? तो आंसर यस है सर, इसको आईटीसी मिलेगा क्योंकि ये टैक्सेबल प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें तीनों ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, आप किसी भी तरीके से वैल्यू करो। आप ऑप्शन 1 से करना चाहो, ऑप्शन 2 से करना चाहो, ऑप्शन 3 से करना चाहो, आप कोई भी ऑप्शन लगा सकते हो। आप चाहो तो किसी भी वैल्यू पे कर लीजिए, क्यों? क्योंकि इसको क्रेडिट मिलेगा। तो दिस इज द केस जहां पे आपको तीनों ऑप्शंस मिल रहे हैं। तीनों ऑप्शंस कैसे मिल रहे हैं हमने वो भी डिस्कस करने की कोशिश करी। और सर इसमें ऑप्शन नंबर 3 सबसे आसान होता है। अब इशू आता है कि अगर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एप्लीकेबल है तो भी मैं क्या ऑप्शन नंबर 3 पे जा सकता हूं? तो सर इस पे ऑलरेडी बहुत सारी हमारी एडवांस रूलिंग आ चुकी हैं जिन्होंने बोला है हाँ, अगर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एप्लीकेबल है तब भी मैं ऑप्शन नंबर 3 में जाके अपनी वैल्यू को डिराइव कर सकता हूं, यानी मैं कुछ भी रख दूं आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन 3 सबसे बड़ा मेरे पास वो है, रिलीफ है, क्योंकि वहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। लेकिन हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं आप कॉस्ट प्लस 10 को करेंगे, वो बेस्ट केस सिनेरियो रहता है। केस स्टडी 2, हेड ऑफिस ने
कुछ टैक्सेबल गुड्स ब्रांच को भेजे, ब्रांच ने वही गुड्स जो है एंड कस्टमर को बेचे, लेकिन ब्रांच ना कुछ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी दे रहा है। ब्रांच के पास ये मोबाइल आया, उसने ये मोबाइल आगे बेचा, और ब्रांच कुछ एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी दे रही है। अब इस केस में जो टैक्सेबल गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे, उसकी वैल्यूएशन के लिए क्या ऑप्शन है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 क्या बोलता है सर? ऑप्शन 3 बोलता है कि अगर ब्रांच को क्रेडिट मिलेगा, अगर ब्रांच को 100% क्रेडिट मिलेगा तो कुछ भी वैल्यू रख लो। अब इस केस में ये एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी दे रहा है, तो इश्यू आया, इसको तो 100% क्रेडिट मिलता नहीं है क्योंकि इसने तो कुछ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे दी। सर लेकिन क्या टैक्सेबल गुड्स खरीद के टैक्सेबल गुड्स बेचने में मेरा क्रेडिट का लॉस होता है? मोबाइल खरीदा, मोबाइल बेचा, इसके साथ मैं सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट देता हूं, तो रूल 42, रूल 43 भी बोलते हैं नहीं, अगर आपने टैक्सेबल गुड्स खरीद के टैक्सेबल गुड्स बेचे हैं तो आपको टैक्सेबल गुड्स का 100% क्रेडिट मिलेगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 एप्लीकेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। ओपन मार्केट वैल्यू अगर यहाँ पे मिल सकती है तो आप ओपन मार्केट वैल्यू भी रख सकते हो। इसने क्योंकि एंड कस्टमर को बेचा है, जो कि ब्रांच ने एंड कस्टमर को बेचा है जो कि अनरिलेटेड पार्टी है, आप उसका 90% भी ले सकते हो। लेकिन इसका जो ये वाली इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे ऑप्शन 1 अगर वैल्यू मिल सकती है तो एप्लीकेबल, ऑप्शन 2 क्योंकि ब्रांच ने एंड कस्टमर को बेचा है जो कि अनरिलेटेड है, ऑप्शन 2 90% की वैल्यू एप्लीकेबल है। इशू यहाँ पे था क्या ऑप्शन नंबर 3 मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? तो सर मिल पाएगा। अगर उसके पास जो प्रोडक्ट जा रहा है उसका 100% क्रेडिट मिलता है तो उसको कोई भी वैल्यू कर सकता है। हाँ, अगर ये वो यूज कर रहा होता एग्जेम्प्टेड के लिए, अगर ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे आए इससे वो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज दे रहे होते तो इसको क्रेडिट नहीं मिलता, तो ऑप्शन 3 भी इसको नहीं मिलता। यानी क्या देखना है कि जो इनवॉइस जा रहा है उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ठीक, अदरवाइज आपको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। एक एम्प्लॉयर था, एक एम्प्लॉय था। एम्प्लॉयर ने अपने एक गाड़ी को परचेज किया था और एम्प्लॉय उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज करता था। गाड़ी खरीदी गई थी 10 लाख रुपए की, जिसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडिंग थे। गाड़ी का क्रेडिट तो मिलता नहीं है। 5 साल के बाद एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई आप ये गाड़ी जो है मेरे से 3 लाख रुपए की ले लीजिए। उस समय पे इसकी ओपन मार्केट वैल्यू है 4.5 लाख रुपए। फिर ये मल्टीनेशनल के अंदर बहुत कॉमन होती है। एक गाड़ी खरीदी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, जो कि एम्प्लॉयमेंट में वो यूज करेगा। 10 लाख की गाड़ी थी। 5 साल बाद एम्प्लॉयर ने बोला भैया आप ये गाड़ी ले लीजिए, मेरे को 3 लाख रुपए दे दीजिए, मैटर क्लोज। अब इस केस के अंदर रिलेटेड पार्टी का इंप्लीकेशन देखिए। सर सबसे पहला इशू, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तो जो है रिलेटेड पार्टी ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू भी आ गई 4.5 लाख रुपए की, जो कि मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू बन गई कि भैया 4.5 लाख रुपए पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो 3 लाख की फिगर है, जो 3 लाख की फिगर है, ये तो मेरे लिए रिडंडेंट हो गई। एक्चुअल वैल्यू तो मेरे लिए बेकार हो गई। मुझे तो रूल 28 से निकालनी थी। रूल 28 क्या कहता है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 क्या होता है? ओपन मार्केट वैल्यू। यहाँ पे हमने एज्यूम कर ली कि 4.5 लाख रुपए, यानी मैंने कार्स 24 पे डाल के देख लिया कि भैया क्या वैल्यू आ रही है, उन्होंने बोला 4.5 लाख रुपए, तो मेरे लिए ओपन मार्केट वैल्यू। एम्प्लॉय आगे तो बेचेगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय को क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नॉट एप्लीकेबल हो गया। यानी यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी तो ऑप्शन नंबर 1 से ही। तो ओपन मार्केट वैल्यू मेरे पास 4.5 लाख रुपए आ गई। अब क्या करें सर? क्या सीधा 4.5 लाख के ऊपर अपना टैक्स टूक्स कैलकुलेट कराएं और पे करा दें? सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि जब गाड़ी की सप्लाई होती है तो एक हमारी 25 जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन इशू हुई थी, जो बोलता था कि अगर इनकम टैक्स की WDV से ज्यादा की बिक रही है तो आपको टैक्स पे करना है। हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि इनकम टैक्स में इसकी WDV 4 लाख आ रही है। अगेन सर ये असम्पशन है, एक्चुअल कैलकुलेशन डिफरेंट हो सकती है।
तो मेरी 4 लाख की इसकी WDV आ रही है। अब क्या मुझे टैक्स पे करना है? सर हाँ, टैक्स पे करना है। क्यों करना है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। सर इनकम टैक्स में WDV 4 लाख आ रही है, तो मेरी ओपन मार्केट वैल्यू कितनी है? रिलेटेड पार्टी की वैल्यू कितनी है? 4.5 लाख रुपए। तो इस केस के अंदर मुझे 50,000 रुपए के ऊपर टैक्स को पे करना होगा और 18% पे मैं इस टैक्सेस को पे करूंगा। मुझे 4.5 लाख पे नहीं करना होगा, मुझे इनकम टैक्स की WDV की एग्जेम्पशन मिलेगी। 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं पे करना, मुझे 50,000 रुपए के ऊपर टैक्स को पे करना पड़ेगा। सर ये बहुत चीजें सिंपल लगती हैं, लेकिन जब इसमें मल्टीपल चीजें ऐड हो जाती हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इम्प्लीकेशन बढ़ जाती है। एक और एग्जांपल देखिए सर, एक लैपटॉप था जो कि परचेज किया था एम्प्लॉयर ने, 30,000 प्लस GST के लिए परचेज हुआ था। एम्प्लॉयर ने जो GST था 5400 उसका क्रेडिट ले लिया। 2 साल के बाद एम्प्लॉयर ने बोला कि यार हमारा ये मॉडल पुराना हो गया, अभी ये काम नहीं कर पा रहा जिस पर्पस के लिए लिया था, तो ये लैपटॉप आप ले जाइए 5,000 रुपए का, इसकी ओपन मार्केट वैल्यू है 7500 रुपए। अगेन सर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होंगे, ना एम्प्लॉय आगे बेचेगा ना एम्प्लॉय को क्रेडिट मिलेगा। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो खत्म हो गया, हम ऑप्शन 1 पे आ गए। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? सबसे पहले तो आप वैल्यू ढूंढो, ओपन मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्लस 10 मेथड। यहाँ पे ओपन मार्केट वैल्यू मुझे मिल गई 7500 रुपए का, मैंने एक सेकेंड हैंड डीलर से वैल्यूएशन करा ली, उसने बोला 7500 रुपए है, तो इसकी ओपन मार्केट वैल्यू 7500 होगी। तो बस क्या मैं 7500 के ऊपर 18% पे करूं, मैटर क्लोज? 7500 पे 18% पे करूं, मैटर क्लोज? नहीं सर। अब यहाँ पे मेरे को साथ में सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 भी लगाना पड़ेगा, जो ये बोलता है कि अगर मैं किसी एसेट को 60 महीने इस्तेमाल नहीं करता हूं तो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, जो मेरी लाइफ 60 महीने की मैंने जितनी लाइफ इस्तेमाल नहीं करी, जैसे स्केल में मैंने 24 महीने इस्तेमाल करा, 36 महीने नहीं करा, तो 36 महीने के जो प्रपोर्शनेट मेरा क्रेडिट है, 36 महीने का जो प्रपोर्शनेट क्रेडिट है वो, या 7500 रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो जो भी ज्यादा आएगा मुझे वो पे करना पड़ेगा। यानी मेरे को 7500 तो मिलेगा ही मिलेगा ओपन मार्केट, तो 7500 का 18%, या मेरी टोटल क्रेडिट था 5400 रुपए, ये 5400 का क्रेडिट जो है 60 महीने की एक डीम्ड लाइफ पे मिला था। मैंने इस्तेमाल कितना किया है? मैंने इसको इस्तेमाल किया है सिर्फ और सिर्फ 24 महीने के लिए। 60 महीने में से सिर्फ 24 महीने किया है, 36 महीने नहीं किया है। तो बोलता है 36 महीने के लिए जो भी आपका क्रेडिट बनता है वो, या 7500 पे टैक्स जो ज्यादा है आपको वो पे करना पड़ेगा। हम ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम इतने सारे जो सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी होती है उसको मिस आउट कर देते हैं, जो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। एक और एग्जांपल, ये ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल है जिसमें एक ब्रांच से हरियाणा की ब्रांच में एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया। पहले दिल्ली की ब्रांच में एम्प्लॉय आया था, उस एम्प्लॉय को हरियाणा शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, दिल्ली से हरियाणा एम्प्लॉय शिफ्ट हो रहा है। जब एम्प्लॉय शिफ्ट हो रहा है तो उसके साथ उसका लैपटॉप भी शिफ्ट हो रहा है। तो जब लैपटॉप शिफ्ट होएगा तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो सप्लाई ढूंढनी पड़ेगी कि दिल्ली हरियाणा ऑफिस को एक सप्लाई कर रहा है। सेकेंडली फिर उसकी वैल्यूएशन आपको सिमिलरली करनी पड़ेगी कि भैया रूल 28 में कौन से मेरे ऑप्शंस हैं, 18(6) मुझे साथ में करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि मैं क्या वैल्यू करूं। यहाँ पे जब मैं बोलता हूं, क्योंकि अब ब्रांच, अब मैं एम्प्लॉय को नहीं बेच रहा हूँ, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के पास जा रहा है, तो मैंने देखा हाँ उस ब्रांच को क्रेडिट मिल सकता है, तो मैं कोई भी वैल्यू कर सकता हूँ, ओपन मार्केट वैल्यू भी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन 18(6) को मुझे साथ चलाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो हमें साइमल्टेनियसली देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर अब एग्जांपल्स तो मेरे पास और भी इलस्ट्रेशंस के हैं, बट टाइम लिमिटेशंस की वजह से मैं थोड़ी सी क्वेरीज लेना चाहूंगा, सो आई वुड कंक्लूड माय सेशन ओवर हियर। अब किसी की कोई क्वेरीज हैं तो वी विल टेक दैट। मतलब वो सिमिलर नेचर की है, द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। जो हमने डिस्कशंस करने हैं वो सिर्फ इन्हीं इर्द गिर्द चीजों पे चलेंगे कि मेरा जो टैक्सेबल सप्लाईज है, और सॉरी मेरे जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ओपन मार्केट वैल्यू या कॉस्ट मेथड, ऑप्शन 2 अगर रिलेटेड पार्टी आगे बेच रही है उसका 90%, ऑप्शन 3 मैं किसी भी वैल्यू पे कर सकता हूँ, लेकिन मुझे साइंटिफिकली देखना होगा। तो ये पीपीटी मैं हर्ष जी को भेज दूंगा, वो सबको सर्कुलेट कर देंगे।
किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी किसी इलस्ट्रेशन में होगी तो आई विल डिस्कस दैट टू दैट रेलेवेंट पर्सन। यस सर। हाँ जी सर। हाँ सर, अवधेश शर्मा, नोएडा से हूँ मैं, एडवोकेट अवधेश शर्मा। हाँ सर, एक छोटा सा हमारा था, अगर हमने जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल हुआ, अगर हमने उसका आईटीसी नहीं लिया है तब भी हम उसमें मतलब आईटीसी पे करेंगे, उसका जो अमाउंट आपने बताया 50,000 वाले का? अगर हमने उसका आईटीसी नहीं लिया तो हाँ, तब भी हम उसमें जो 50,000 का रेस्ट अमाउंट जो हमारा बचा है, हम केस स्टडी अगर देखते हैं तो तब भी हम उसका 18% पे करेंगे जीएसटी? करना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा, तो आईटीसी तो हमने सर उसका लिया नहीं है फिर भी। सर आप मत लीजिए, आप ये मोबाइल फोन की ट्रेडिंग करिए, आप आईटीसी मत ले लिए। लेकिन क्या आपको आउटपुट से रिलीफ मिलता है? आपके क्रेडिटर ने 2A में नहीं दिखाया, आईटीसी नहीं मिला, 2B में नहीं आया, आईटीसी नहीं मिला, सेल पे रिलीफ मिलता है? कॉन्सेप्ट सप्लाई का, क्या सप्लाई हो रही है? हाँ हो रही है, तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। गाड़ी के लिए उन्होंने स्पेशली बोल दिया कि यहाँ पे यार 100% कभी भी क्रेडिट मिलता ही नहीं है, तो हम आपको WTV का रिलीफ दे देंगे। बाकी जगह तो WTV का रिलीफ भी नहीं है। मान लो आपने लैपटॉप खरीदा, आपने आईटीसी नहीं लिया किसी कारणवश, लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो आपको पूरी वैल्यू पे देना पड़ेगा, जो सेल वैल्यू देना पड़ेगा। और सर दूसरा, जो हमारा 60 मंथ हमारे कंप्लीट हो गए किसी के, फिर उसके बाद हम देते हैं, और उसमें भी अगर हमें वैल्यू पे देना होगा। म्यूट हो गया सर आपका। ओके सर, थैंक यू। ठीक। देखिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर, हो गया था अपना। ठीक ठीक ठीक। हाँ, थैंक यू। और किसी साथी कोई सवाल हो? सर मैं तो सर आज वाला सब्जेक्ट के लिए नहीं है, तरुण सर आपसे मेरा परिचय भी है पहले से। हाँ जी सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे HNC कोड से मैंने जो सेल वैल्यू दिखाई है, और जब रिटर्न भरा तो उस समय गलती हो गई कि B2B का तो ठीक है, और B2C में मैंने थोड़ा सा टैक्स बेसी इनपुट क्लेम ले लिया। अब मैं GST 9 इस साल का भर रहा हूँ तो मिल नहीं रहा है। एक बार फिर से रिपीट करिए। मैंने B2B तो ठीक दिखाया, B2C में क्या किया? क्या कि टैक्स वैल्यू थोड़ी बेसी दिखा दी रिटर्न में। हाँ, GSTR 1 में। ठीक है। जब अब GST 9 भरने जा रहा हूँ ना, अब हिसाब मिलाना पड़ रहा पूरा। हाँ जी। तो वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो उसको तो मैं GST 9 में कम करके ही भरूंगा वापस। सर आप जब GSTR 9 भरेंगे, आप ये भूल जाइए आपने 1 में क्या HSN समरी डाली थी। आप ये देखिए कि मेरी टोटल सेल अब कितनी मेरे को दिखानी है, जो मेरी किताबों में आ रही है, आप उसकी समरी डालिए आप GSTR 9 में। पहले 1 में आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला उसको भूल जाइए, जो अब फाइनल फिगर आ रही है आप वो डालें, 1 से कंपेयर मत करिए। अच्छा, और एक दूसरा क्वेश्चन था सर। क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने इस साल 1 करोड़ रुपए की सेल करी, अगले साल मैंने डेबिट नोट काटे 10 लाख रुपए के, रेट रिवीजन हुई, मेरी क्वांटिटी बदलती है सर? रेट रिवीजन पे क्वांटिटी तो नहीं बदलती, मेरी सेल बढ़ जाती है कम हो जाती है। तो अगर मैं हर चीज को 1 के साथ लिंक करने की कोशिश करूंगा तो मेरा आंसर नहीं आएगा। आप ये देखिए कि मेरा इस साल का जो भी एक्चुअल होना चाहिए वो मैं 9 में रिपोर्ट कर दूं। 1 में कई बार हमने डेबिट नोट को कंसिडर किया नहीं किया, उसको छोड़ दीजिए, आप एक्चुअल फिगर्स पे आ जाइए। डेबिट नोट क्रेडिट नोट एग्जांपल्स हैं, अमेंडमेंट इसके एग्जांपल है जहां पे ये चीजें मैच ही नहीं करती है। अच्छा, एक तो क्वेश्चन था सर, मेरे से तो गलती हो गई थी, B2B का सेल था, B2C में कर डाल के रिटर्न तो लगा दिया, लेकिन जब GST 9 भरा तो मेरे को पकड़ में आया कि मैं B2B की सेल बेसी थी, वहां करेक्शन तो मैंने कर दिया, लेकिन अब आज 3 साल बाद पार्टी मेरे को पकड़ रहा है कि मेरे पोर्टल में आया नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं सर, आप उनको एक एफिडेविट दीजिए, GSTR 9 दीजिए, B2B की लिस्ट उसमें लगा दीजिए कि भैया मैंने आपका पहले तो नहीं डाला था, लेकिन मैंने टैक्स पे कर रखा है, मैंने 9 में B2B में ये 5 लाख 50 लाख जो भी है इसकी ये पार्टीज की डिटेल है, ये मैंने अपने वार्ड में भी दे दी, और मैं आपको एफिडेविट भी दे रहा हूँ कि आप जिस क्रेडिट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर मैंने टैक्सेस को पे कर रखा है। उसके बाद भी देखो डिपार्टमेंट इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ
हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम क्लाइंट को ये बोले कि भाई हम एफिडेविट आपको दे रहे हैं, हम अपने पहले जुरिसडिक्शनल ऑफिस में सबमिट करेंगे, उसकी रिसीविंग करा के हम आपको दे देंगे, प्लस एक एफिडेविट दे देंगे। अच्छा ठीक है सर, ओके। क्षितिज शर्मा जी मुरादाबाद, कोई आपका सवाल हो? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नवनीत भाई मुजफ्फरनगर, नवनीत जी। और किसी के सवाल? कोई? कमलेश जी, कमलेश कुमार कनौजिया जी, आज तो बहुत दिन बाद आया। सर मैं एक छोटा सा इसमें पॉइंट एक्सटेंड करना चाह रहा था। जी जी बोलिए। एक्चुअली जो अभी अरोड़ा जी ने बताया, इसी में मैं एक छोटा सा पॉइंट एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ। इसमें हाईली इम्पैक्ट जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में आ रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में, इसमें अभी क्या हुआ है, अमेज़न या जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, इन लोगों ने अपने वेयर हाउसेस में जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशंस दे दिए रेंट बेसिस से, कि भाई आप जैसे अमेज़न मान लीजिए, अमेज़न का आप हरियाणा में काम करना चाहते हो या सप्लाई देना चाहते हो, तो उन्होंने अपना एक रजिस्ट्रेशन वहीं के वेयर हाउस में दे दिया। अब क्या होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आपने यूपी से अपना ही माल स्टॉक ट्रांसफर के रूप में बिलिंग करा अपनी हरियाणा पार्टी को, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग टैक्स इनवॉइसेस पे स्टॉक ट्रांसफर लिख के और प्रॉपर इनवॉइसिंग नहीं कर रहे हैं जो है, जिसकी वजह से मोबाइल स्क्वाड या और सारे ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें उनको डिपार्टमेंट ढूंढ लेता है और अननेसेसरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में जैसा अरोड़ा जी ने कहा कि इनवॉइसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, कि आपका प्रॉपर इनवॉइसिंग होनी चाहिए और बैलेंस शीट्स वगैरह में ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप उन्हें कंपाइल कैसे करेंगे। आप अपने ही ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट आप क्रॉस स्टेट की सेल पर तो निकाल लेंगे, मगर विद इन स्टेट उसको कैसे मिटिगेट करेंगे, जीएसटीआर 9 पर उसके इम्पैक्ट्स स्टेट वाइज जीएसटीआर 9 आपको फाइल करने हैं और अलग अलग रजिस्ट्रेशंस के वो हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर में जो अभी सेक्शन 95 को लेकर जो हुआ है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की जो सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं या वो हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं इसके। बहुत इम्पोर्टेंट विषय था, अरोड़ा जी ने बहुत अच्छा इसको हैंडल किया है सर, बस यही मैं एक्सटेंड कर रहा था। और सवाल भाई का मेरे का नहीं है, तो मैं शैलेश विश्वकर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा। शैलेश भाई हमारे आ गए हैं। शैलेश विश्वकर्मा जी अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज का वोट ऑफ थैंक्स आप कर दें और फिर राष्ट्रगान भी आप ही करेंगे। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि अपने फोन फिर म्यूट कर लीजिएगा और सब अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के समय। आज पूरे 1 वर्ष के बाद श्री तरुण अरोड़ा जी पुनः पधारे हैं हमारे बीच में, और पिछले 1 वर्ष के मुकाबले में अब ये ज़्यादा मजे हुए हैं, ज़्यादा सुलझे हुए हैं और ज़्यादा सहज भी हो गए हैं। तो इस बार हालांकि मैं शुरू से नहीं किसी कारणवश उपलब्ध हो पाया, लेकिन जितना ही मैंने सुना तरुण जी को बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्पल से और केस स्टडी समझाया, और उम्मीद करता हूं कि हम सभी जितने भी व्यक्ति यहाँ उपलब्ध थे सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मैं तरुण जी से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि वो शीघ्रता से दोबारा आए, इस बार 1 साल न लगाएं, और जब भी हमारे सर उनसे निवेदन करें तो वो आ जाएं तुरंत हमारे बीच में। और हर्ष जी का धन्यवाद करूंगा। सबसे पहले तरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पुनः पधारे, और आपको धन्यवाद देना इसलिए भूल गया था क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप अभी और बोले, और लेकिन आपने अपना उद्बोधन जल्दी समाप्त कर दिया। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप शीघ्रता से दोबारा फिर से हमारे बीच में नए विषय के साथ आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपकाश का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे बंधु बांधव उपस्थित हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम 151 उपकाश में नर्मदापुरम टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से, हमारे चितापुर टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं, और अब मैं राष्ट्रगान के लिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और
राष्ट्रगान करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय थैंक यू हर्ष जी, एवरीवन। अब आप आगे कर सकते। थैंक यू एवरीवन। मेरी अभी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उपकाश चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पहले वाला जो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था वो डिलीट कर दिया गया किसी वजह से। तो अभी जो फिर दोबारा स्टार्ट किया है हम लोगों ने जून में, ये इसको दोबारा सब्सक्राइब कर लें अपने को। सारी आपको वीडियो इसमें मिलेंगी, जो भी हम लोगों के कार्यक्रम इसमें हो रहे हैं, जो भी हमारी पढ़ाई क्लासेस हो रही है, सभी आपको शिक्षा का मटेरियल पूरा इसमें मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगले सप्ताह फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। तरुण सर, बहुत अच्छा टॉपिक लिया आपने। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर। एक चीज, एक मिनट सर, एक मिनट होल्ड करिए। जी 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 सर। राहुल दत्त जी का धन्यवाद, जो इतने समय के बाद दोबारा पधारे। आप बड़े मुश्किल से आज पधारे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। नहीं, राहुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने भी कवर किया, ट्रांस वन ट्रांस टू के ऊपर। लोगों को बहुत बड़ी क्वेरीज थी, काफी क्वेरीज थी मेरे पास। सब कह रहे थे कि साहब एक पूरा चैप्टर करा दीजिए, पूरी क्लास करा दीजिए ट्रांस वन ट्रांस टू की। तो लोग बाग उसलिए उसका भी सोच रहे हैं सब कि अगली बार खैर तभी अब तो 30 नवंबर पूरा हो ही जाएगा, जब तक अगला टॉपिक आएगा 30 नवंबर ट्रांस टू का। लेकिन फिर भी आज राहुल जी ने बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया ट्रांस वन ट्रांस टू में। मैं था नहीं आज, दुर्भाग्य रहा। मैं नहीं, आप सुन लीजिएगा, वीडियो में सुन लीजिएगा आप यूट्यूब पर, पूरा टॉपिक मिलेगा आपको वहाँ पे। जी जी। ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।